What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर. Welcome to Star Love Family. तो कैसे हो मेरे दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। आज है 9 मार्च। आज का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस और एडिटोरियल डिस्कशन जो है बहुत शानदार रहने वाला है। बहुत कुछ आप लोगों को नया जानने को मिलेगा। कुछ हेल्थ के बारे में भी आप लोगों से बात करूंगा और कुछ और इंटरेस्टिंग बातें भी आप लोगों को मैं बताता हुआ चलूंगा, जिससे कि आप लोग एग्जाम के साथ साथ में अपनी जिंदगी को भी थोड़ा सा इंप्रूव कर सके। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि कुछ ना कुछ थोड़ा सा आप लोगों को डेली नया बताया जाए, जिससे कि आप लोगों की जिंदगी में एक पॉजिटिव चेंज आए और उसको आप लोग इंप्लीमेंट कर सकें। वैसे अगर देखा जाए तो आज है 9 मार्च और अब से पहले आप लोगों के पूरे 2 महीने इस साल के और 8 दिन जा चुके हैं। तो कैसे आप लोगों ने उनको यूटिलाइज किया और यहां से आप लोग डिसाइड कर सकते हैं आने वाले टाइम को कैसे यूटिलाइज करना है। देखिए, जो हाथ से चला गया ना टाइम, उसको लेकर परेशान आप लोगों को नहीं होना है। तो हमेशा कोशिश करो अपनी लाइफ में प्रोडक्टिविटी बनाने की। जब भी लगे कि हाँ यार जिंदगी है बेकार चल रही है, तो वहां पर थोड़ा सा रुक कर एक पोज लो और फिर यहां से आगे बढ़ने की कोशिश करो। तो आप लोगों को जिंदगी जो है वो आगे बढ़ती हुई आप लोगों को नजर आएगी। आप लोगों को थोड़ा सा उसके लिए हिम्मत जुटानी पड़ेगी, क्योंकि इंसान मैक्सिमम टाइम अपने बारे में सोचने से डरता है। इंटरेस्टिंग चीज बताऊं इसके बारे में, आप लोग बैठिएगा जाकर और बैठ के एक बार ये सोचिएगा कि आने वाले टाइम में अगर आप लोगों से पूछा जाए कि 1 साल के अंदर आप लोग क्या करना चाहते हैं, और इसके ऊपर एक बार प्लानिंग बनाने की कोशिश करिएगा। मैं आप लोगों को 100% लिख कर देता हूं कि आप लोगों का दिमाग जो है आप लोगों के साथ में लड़ने स्टार्ट कर देगा। थोड़ी देर में आप लोगों को थॉट्स आने बंद हो जाएंगे, यार क्या करें, कैसे सोचें, कैसा प्लान बनाएं, फ्यूचर प्लानिंग कैसी हो। ये सारी चीज आप लोगों के माइंड में आप लोगों से लड़ना स्टार्ट कर देती है। इसलिए कहते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अपने खुद के टाइम के साथ में आप लोग टाइम व्यतीत करें। मैक्सिमम लोग जो है ना वो क्या करते हैं, उनकी जिंदगी बस चलती रहती है। जैसे यहां पर बोला गया है, सिर्फ सांसें चलते रहने को ही जिंदगी नहीं कहते। यानी कि इंसान क्या है, हर एक दिन जो है बेसिकली जीता रहता है। सुबह उठता है, शाम को सो जाता है और उसको लगता है शानदार जिंदगी जी रहा है। क्या आप लोगों को लगता है वो शानदार जिंदगी है? अगर आप लोगों ने कुछ नया ट्राई नहीं किया आज, अगर आप लोगों ने कुछ नया नहीं सीखा आज, वही घिसी पिटी चीजें अगर चल रही हैं, तो ये कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो हमेशा अगर दिन नया आ रहा है आप लोगों के साथ में, एक नई डेट आप लोगों के साथ में आ रही है, तो आप लोगों की जिंदगी में भी कुछ नया होना चाहिए ना। वो नया क्या होगा वो आप लोगों को ट्राई करना है हमेशा। देखिए, मैक्सिमम लोग ना नई चीजें ट्राई करने से डरते हैं, उनको ये लगता है पता नहीं क्या हो जाएगा। तो अगर आप लोग इस तरीके के जोन में रहते हैं तो बिल्कुल गलत है। तो हमेशा आप लोग अपने आप को एक ऐसे जोन में रखिए कुछ भी नया ट्राई करने का मिले। इवन एक नई वोकैबुलरी भी याद कर सकते हो आप। जैसे वीडियो के एंड में 5 वोकैबुलरी मैं डेली देता हूं, आप लोग एक तो कम से कम नई वोकैबुलरी ऐड कर सकते हो, एक किसी कॉन्सेप्ट को समझ सकते हो। ठीक है, अपनी जिंदगी में छोटा सा चेंज ला सकते हो कि आप लोग एक तरीके से कि हाँ ठीक है कि डेली हम लोग इतना पढ़ रहे हैं, आज एक क्वेश्चन और एक्स्ट्रा पढ़ देंगे। तो कुछ ना कुछ नया आप लोग छोटा छोटा सा ऐड करते चलिए। यानी कि मैं कह रहा हूँ आप लोगों को पहाड़ तोड़कर बिल्कुल रास्ता बना देना है मांझी की तरीके से, नहीं वो वाली बात नहीं है। ठीक है, तो यहां पर ये बात बोलेंगे, सिर्फ सांसें चलते रहने को ही जिंदगी नहीं कहते। डेट चेंज होती रहेगी, वो जिंदगी नहीं होगी। आंखों में कुछ ख्वाब और दिल में उम्मीदें होना भी जरूरी है। अगर दिल में आप लोगों की उम्मीदें ना हो, मैंने कहता उम्मीदों पे तो संसार टिका हुआ है, और अगर उम्मीदें नहीं है जिंदगी में तो फिर कैसे जिंदगी चलेगी। तो हमेशा कोशिश करो कि अपनी जिंदगी को प्रोडक्टिव बनाने की कोशिश करो। और देखिए, सबकी जिंदगी में प्रॉब्लम आती है भाई साहब, कोई कहीं भी क्यों ना बैठो, कितना बड़ा 30 मार्क क्यों ना हो। अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों की जिंदगी में प्रॉब्लम है, तो बड़ी बड़ी गलत बात है। सबकी जिंदगी में प्रॉब्लम है, बस ये है कि सामने वाला जो है उसको टैकल कर पा रहा है, आप लोगों को दिखा नहीं रहा है, और बाकी के जो है रो रहे हैं बैठ बैठ के सबके सामने, हाय मैं मर गया, मैं बर्बाद हो गया, लुट गया। अगर लुट गए, बर्बाद हो गए तो हो जाओ भाई साहब। लोग तो आप लोगों की चिता में आग लगा के हाथ सेकते हुए नजर आएंगे कि मर गया, छुड़ा पीछा छुड़ा। वो वाली जिंदगी मत जियो। अपनी जिंदगी में प्रोडक्टिविटी लाने की कोशिश करो और कोशिश करो अपने टाइम को इफेक्टिवली यूटिलाइज करने की कोशिश करो। आप लोग के पास में जितने घंटे उनको कितना यूज कर रहे हो आप लोग पूरे दिन में, उसके ऊपर आप लोग का फोकस होना चाहिए। ठीक है, तो डिस्कशन काफी शानदार रहने वाला है, काफी कुछ हम लोग जानेंगे। पर आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी एक न्यूज है। यहाँ पर अभी एक मूवी आ रही है, और खासकर अभी जब बात करें, आर्टिकल 370 हटाया गया था लास्ट ईयर, आप लोगों ने देखा, और अभी यहाँ पर उसी मुद्दे को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। आर्टिकल 370 की वजह से ये बोला गया बहुत सारी मुस्लिम कम्युनिटी को प्रॉब्लम हो रही है, कहां पर, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में। पर लेकिन ये जो मूवी है ना, ये थोड़ी सी अपोजिट है। ये मूवी है यहाँ पर द कश्मीर फाइल। ठीक है, तो यहाँ पर द कश्मीर फाइल्स के अंदर यहाँ पर ये बताया गया कि किस तरीके से यहाँ पर जो हिंदू कम्युनिटी थी उसके ऊपर अत्याचार किए गए यहाँ पर पुराने टाइम में। ये जो मूवी है विवेक अग्निहोत्री के द्वारा यहाँ पर ये डायरेक्ट की गई है, और इसमें कई सारे आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जैसे कि जब मिथुन चक्रवर्ती हो गया, अनुपम खेर हो गया, और अभिषेक अग्रवाल के द्वारा इसको प्रोड्यूस किया गया है। तो ये मूवी जो है पूरा यहाँ पर ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि यहाँ पर कैसे जो कश्मीर में पंडितों के ऊपर अत्याचार किए गए। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता होना चाहिए, जिसके बारे में मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ। एक बच्चे के द्वारा पूछा भी गया था एक दिन, तो मुझे लगा कि ये अच्छा पॉइंट है बताने के लिए। और ये अभी कंट्रोवर्सी भी काफी ज्यादा चल रही थी कि कपिल शर्मा के शो पर यहाँ पर ये मूवी जो है प्रचार करने से इनके द्वारा मना कर दिया गया। ठीक है, खैर ये इनका पर्सनल वो है, पर लेकिन अगर यहाँ पर ये माना जाता है कि कोई मूवी इनके शो पर न पहुंचे तो वो मूवी हिट नहीं होती है।
आप लोग की क्या राय है इसके बारे में। तो यहाँ पर क्या कपिल शर्मा को यहाँ पर इस मूवी का प्रचार करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर सारी मूवी आ रही है तो फिर ये मूवी क्यों नहीं, आप लोग इसके बारे में बता सकते हैं। अगर आप लोग जम्मू एंड कश्मीर से आते हैं या फिर आप लोगों से, देखिए ऐसे मुद्दे ना इंटरव्यू में बड़ी जल्दी उठाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों से इस तरीके की चीजें पूछ ली जाती है। अभी एक दोस्त था, वो फिलहाल अभी जो है पोस्टेड है एक उत्तर प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट में, उससे उसका हिस्ट्री ऑप्शनल था, ठीक है। तो उससे क्या पूछा गया, उस एक दिन बातें कर रहा था मैं उससे, तो उसका हिस्ट्री ऑप्शन है तो पद्मावत मूवी के बारे में उससे पूछ लिया, ठीक है। पद्मावत मूवी काफी ज्यादा न्यूज में चल रही थी, तो बोले पद्मावत मूवी के बारे में उससे बेसिकली कई सारे क्वेश्चन पुट किए गए। तो ये ऐसी चीजें आप लोगों से इंटरव्यू में बन जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप लोग देखते हैं, तो यहाँ पर कश्मीर के ऊपर मुद्दा बन जाए क्योंकि आर्टिकल 370 हटाया गया और तब से लेकर अब तक का ये न्यूज में ही चल रहा है, ओके। और बार बार पाकिस्तान भी इसके ऊपर खेल रहा है। तो मैं एक क्वेश्चन आप लोगों से बेसिकली यहाँ पर पूछना चाहूंगा, जैसे आप लोगों को पता है हमारे देश के अंदर कितनी माइनॉरिटी है आज के डेट में, ठीक है। आप लोगों को पता है ना, जैसे मुस्लिम हो गई माइनॉरिटी, क्रिश्चियन हो गई माइनॉरिटी, सिख हो गई माइनॉरिटी, बुद्धिस्ट हो गई माइनॉरिटी, जैन हो गई माइनॉरिटी और इसी के साथ में पारसीज हो गई माइनॉरिटी। तो टोटल मिलाकर अगर आप लोग इनको जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है अगर उंगलियों पर गिनने बैठेंगे तो कितनी माइनॉरिटी देखने को मिलेगी, 6 माइनॉरिटी देखने को मिलेगी। पर ये जो माइनॉरिटी है ये हमारे देश में ये माइनॉरिटी सेंट्रल लेवल पर आप लोगों को नजर आएगी, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा डिक्लेयर की गई माइनॉरिटी है ये यहाँ पर ऑल ओवर कंट्री के अंदर में इनको आप लोग एज ए माइनॉरिटी मानते हैं, ठीक है। तो ये हो गया टोटल मिलाकर। अगर सेंसस 2011 के हिसाब से मैं आप लोगों से बातें करूं तो हमारी कंट्री में मोटे मोटे तौर पर लगभग 19 से 20% के करीब जो है वो माइनॉरिटी आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोग याद रखिएगा। और माइनॉरिटी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी लगाने के लिए आ जाती है। तो सबसे बड़ी माइनॉरिटी हमारे देश में है मुस्लिम कम्युनिटी। मैं 2011 की जनगणना के हिसाब से बात कर रहा हूं, कंफ्यूज मत हो जाना, अभी फिलहाल संख्या बढ़ चुकी है। माना जा रहा है 2011 की जनगणना के हिसाब से 14% के करीब माइनॉरिटी आप लोगों को देखने को मिलेगी। क्रिश्चियन माइनॉरिटी मुस्लिम कम्युनिटी, क्रिश्चियन है लगभग 2.3% के करीब, सिख 1.7 के करीब, बुद्धिस्ट 0.7, जैन 0.4 और पारसी सबसे कम, ठीक है। तो इस तरीके से इनको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप लोग लगा सकते हैं। पर लेकिन जैसे ये मूवी बनी है किसके ऊपर बनी है, पंडितों के ऊपर बनी है। तो यहां पर अगर बात जम्मू एंड कश्मीर राज्य के अंदर आप लोग जाएंगे तो आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग चीज ये देखने को मिलेगा, यहां पर मुस्लिम कम्युनिटी मेजोरिटी में है, दूसरी कम्युनिटी यहां पर माइनॉरिटी में होगी। यानी कि सेंट्रल लेवल पर अगर आप लोग बात करेंगे तो 6 माइनॉरिटी है, पर लेकिन राज्य के अंदर वो चीजें चेंज हो सकती है। हो सकता है वहां पर जो माइनॉरिटी देश के अंदर में है जैसे मुस्लिम कम्युनिटी, वही मुस्लिम कम्युनिटी यहां पर मेजोरिटी में हो, तो यहां पर दूसरी कम्युनिटी माइनॉरिटी में होगी जो कि है हिंदू कम्युनिटी। तो यहां पर यह बोला गया कि बहुत सारी जो माइनॉरिटी कम्युनिटी थी उनके ऊपर अत्याचार किए गए, बिल्कुल ऐसे ही जैसे अफगानिस्तान में आज के डेट में देखने को मिलते हैं, जैसे सिख कम्युनिटी पर या फिर दूसरी कम्युनिटी पर उनके ऊपर अत्याचार होते हैं, पाकिस्तान में आप लोगों को देखने को मिलता है। सेम टेंडेंसी यहां पर आप लोगों को देखने को मिली, तो उसी के बारे में यहां पर ये चीजें बताई जा रही है। अभी कोर्ट में भी ये मूवी पहुंच गई है, रिलीज करनी चाहिए, वो सब चीजों के ऊपर कई सारी बातें चल रही है, ठीक है। तो अभी पता नहीं कब तक बात चली थी रिलीज करने की, चलो जो भी है। तो ये मुझे थोड़ी सी एक इन्फॉर्मेशन ऐसी लगी जो खासकर माइनॉरिटी के बारे में आप लोग याद रखिएगा। स्टेट के अंदर हो सकता है कि वो जो माइनॉरिटी है वो बेसिकली मेजोरिटी हो सेंट्रल लेवल पर, तो इस तरीके से हिंदू माइनॉरिटी है स्टेट पर, यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, पर दूसरे राज्य में हो सकता है आप लोगों को मेजोरिटी देखने को मिले। तो ये बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना है कि जो सेंट्रल लेवल पर माइनॉरिटी है पूरे मतलब राज्य के अंदर भी वो माइनॉरिटी रहेगी, ठीक है। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था, और ये सारा काम जो करती है ये माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री करती है, जिसके अंदर माइनॉरिटी से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आती है। और ये इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों से पहले भी पूछे जा चुके हैं। और अगर आप लोग इसमें से किसी माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं, ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा, ओके। जैसे मान लीजिए अगर बात करें हमारी कंट्री के अंदर में कई बार आप लोगों से पूछा जाएगा जैसे कि आप लोग किस राज्य से आते हैं, जैसे आप लोग मान लीजिए उत्तर प्रदेश में भी इलेक्शन चल रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर आप लोगों से पूछ लेगा कि सबसे बड़ी माइनॉरिटी कौन सी है। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन भी आप लोगों को तैयार करने चाहिए, इंटरव्यू में बहुत ज्यादा फायदा आप लोगों को पहुंचाएंगे, और इसके लिए आप लोगों के पास में प्रॉपर नोट्स होने चाहिए, ठीक है। तो ये थी एक इन्फॉर्मेशन, आई होप कि आप लोगों के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी आई होगी, ओके। तो एक टॉपिक हो गया माइनॉरिटी वाला, जिसके बारे में डायरेक्ट आप लोग से प्रीलिम्स से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहां पर एक जो फ्रंट पेज पर ही न्यूज है, पहले उसके बारे में बताता हूं, फिर एडिटोरियल की ओर आप लोगों को लेकर चलूंगा। काफी शानदार एडिटोरियल है, कई सारी बातें आप लोगों को बताऊंगा एक एक कर। यूक्रेन के अंदर अगर बात करें, बोला गया था कि नेटो जो है वो हेल्प करने के लिए यूक्रेन के द्वारा बुलाया गया, और ये बोला गया नेटो के द्वारा आर्टिकल 4 वो है वो यूज किया जाएगा। आर्टिकल 4 बेसिकली ऐसा कुछ बोलता है कि अगर नेटो के मेंबर को लगता है कि उनके आसपास में कोई ऐसी चीजें हो रही है कि हाँ उनके ऊपर भी उसका इंपैक्ट पड़ सकता है, तो यहां पर आर्टिकल 4 जो है उसका यूज किया जा सकता है वहां पर अपनी फोर्सेस वगैरह को भेजने के लिए। पर लेकिन यहां पर जो बाइडेन साहब जो है उसके द्वारा बोला गया कि भाई साहब हम लोग यूक्रेन के अंदर अपनी फोर्सेस भेज देते हैं, पर सारे जो भी यूक्रेन के यूक्रेन के सारे जो यूरोप के जो दूसरे मेंबर थे उनके द्वारा मना कर दिया, और मना करने का भी रीजन था यहाँ पर वो थे यहाँ पर पुतिन साहब, ठीक है।
जैसे ही इन्होंने कई सारी बातें बोली, जैसे यहां पर इनके द्वारा बोला है कि नो फ्लाई जोन डिक्लेयर कर देते हैं यूक्रेन के ऊपर, ठीक है। तो यूक्रेन के ऊपर अगर नो फ्लाई जोन डिक्लेयर कर देगा तो इसका मतलब ये कोई भी यूक्रेन के ऊपर अगर फ्लाइट उड़ेगी तो उसको ध्वस्त किया जा सकता है, किसी भी टाइम पर उसके ऊपर अटैक किया जा सकता है। तो पुतिन साहब के द्वारा सीधा सीधा ये बोला गया, ऐसा है सुनो, अगर दिमाग खराब करने पर आ गए ना तो फिर मेरा एक तरीके फिर मेरा तार टूट जाएगा, जो बांध का तार मेरा भी रुका हुआ है, और मैं पता नहीं क्या क्या कर जाऊंगा। मैं हो सकता है कि यहाँ पर सब जगह एक टप्पे का अगर बम गिरा दूं। अभी एक बच्चे के द्वारा शेयर की गई एक पिक्चर, उस पिक्चर में ये बोला गया कि पुतिन जो है वो मोदी साहब के साथ में बातें कर रहे हैं दोनों, तो उसमें दिखाया गया कि कल को चलकर अगर ऐसा हो जाए कि यहाँ पर इंडिया जो है एक बम पाकिस्तान के ऊपर गिरा दे और पुतिन ये बोल रहे हैं कि ये बोल देना कि टप्पा खा के यूक्रेन से यहाँ पर आ गए। तो ऐसी बातें हैं। चलिए, वो तो फालतू की बातें बिना सर पैर वाली। तो यहाँ पर अगर बात की जाए, इंपोर्टेंट मुद्दा ये आता है निकलकर कि आज की डेट में अगर नो फ्लाइंग जोन अगर ये डिक्लेयर कर देते हैं तो फिर वहां के ऊपर से कोई भी हवाई जहाज वगैरह नहीं उड़ा पाएगा, और अगर कोई उड़ाता है और उसको कांटेक्ट नहीं कर पाता है, रुकता नहीं है बोलने के बाद में, तो उसके ऊपर अटैक किया जा सकता है। तो इसके चलते यूरोपियन मेंबर को ये बोला पुतिन ने कि अगर आप लोग यहां पर कुछ ऐसा डिक्लेयर करोगे तो मैं ये समझूंगा कि आप लोग डायरेक्ट वॉर है, मैं डायरेक्ट ये समझूंगा कि पूरे यूरोप के साथ में मेरी वॉर स्टार्ट हो चुकी है, यानी कि नेटो के साथ में मेरी वॉर स्टार्ट हो चुकी है, मैं इसको एज ए वॉर लूंगा। तो पुतिन ने ये बोला, और उसके बाद में जो भी कॉन्सिक्वेंसेज होंगे उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी तुम होगी। यानी कि एक तरीके से उनके द्वारा ये बोल दिया गया कि जो एक तरीके बोलते नहीं कि यात्री अपने सामान की स्वयं रक्षा करे, ठीक है। तो वही बात यहाँ पर पुतिन साहब के द्वारा बोली गई। तो उसके चलते यहाँ पर तुरंत जो है वो यूरोपियन जो मेंबर है वो पीछे हट गए। तो यहाँ पर जो जेलेंस्की है उनके द्वारा बोला गया कि जो नेटो है वो बिना पैंदी का लोटा है, यानी कि एक तरीके से कंफ्यूज्ड ऑर्गेनाइजेशन है ये। यहाँ पर भाई साहब हमको बोलकर आगे चलो, हम तुम्हारे साथ हैं, वो वाली बात नहीं होती, कई सारे दोस्त चढ़ा देते हैं। तो जेलेंस्की को चढ़ा दिया, बेचारा कॉमेडियन आदमी था, तो इसको ज्यादा कुछ पता भी नहीं था कि कैसे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स खेली जाती है, तो इसको वॉर में कुदा दिया, ठीक है। तो वॉर में कुदा दिया, हथियार भी बेचे जा रहे हैं इसको, ऊपर से इसकी तो कहानी खराब होगी। कई सारी ऐसी सिटीज थी यहाँ पर इसके अंदर में, अगर आप लोग बात करोगे, जो बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी हैं, और वो इतनी बेहतरीन सिटीज थी कि यूरोप के कई सारे लोग जो हुआ करते थे, रशिया के कई सारे जो लोग हुआ करते थे, वो वहां पर घूमने जाया करते थे, और आज के डेट में उन सिटीज का ढांचा बदल चुका है। तो अगर यहां पर ये रसिया की बात मान के एक बार ये बोल देता कि नेटो को ज्वाइन नहीं करूंगा, तो ये भी एक तरीके से पागलपन ही है ना। एक अच्छी लीडरशिप की क्वालिटी तो आप लोग इसको बोल नहीं सकते। उन लोगों पर रिलाई करना जो लोग आप लोगों के साथ में इतना बड़ा धोखा करेंगे, तो क्या ये सही है यहाँ पर? तो उसके बारे में बात की जा रही है। तो अभी जेलेंस्की साहब जो है मोदी जी से बार बार बोल रहे हैं कि भाई साहब पुतिन आपकी सुन रहे हैं आजकल, पुतिन को थोड़ा समझा लो। तो मोदी जी कह रहे हैं कि पहले हम लोग अपने बच्चों को वहां से निकाल लें, भक्तजनों अपने बच्चों को निकाल लें, उसके बाद में तुम्हारी सुनेंगे। तो यानी कि आज की डेट में इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कोई किसी का दुश्मन, कोई किसी का दोस्त नहीं होता है, सब जो है प्रॉफिट के बेस पर खेलते हैं। अब यहां पर सोचो नेटो के जो मेंबर है उनको क्या फायदा हो रहा है, ठीक है। अगर नेटो के मेंबर देखे तो कहीं ना कहीं जो कॉन्फ्लिक्ट आज की डेट में हो रहा है, तो नुकसान तो रशिया को भी पहुंच रहा है काफी ज्यादा। तो रसिया जो है, रसिया काफी पीछे पहुंच गया यहां से। और एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, ये क्यों ऐसा कुछ करना चाह रहे हैं, रसिया को क्यों घुटनों के बल लाना चाह रहे हैं नेटो के मेंबर आज के डेट में? इसलिए लाना चाह रहे हैं ताकि कल को चलकर चाइना जो है, चाइना बदतमीजी न करने लगे। यानी कि ये दिखाना चाह रहे हैं चाइना को, अगर तूने ताइवान के ऊपर कुछ ऐसी हरकतें की तो तेरे साथ भी कुछ कुछ ऐसे यहां पर किया जा सकता है। तो ये चाइना को भी कहीं ना कहीं दिखाने का मुद्दा यहां पर चल रहा है, ये बात ध्यान रखिएगा। नेटो के मेंबर के बारे में अगर आप लोग बात करें कि कल को चाइना के ऊपर इतने सारे सैंक्शन लगाए जा सकते हैं, चाइना तो बेसिकली बहुत ही पीछे चला जाएगा ताइवान को अगर एक तरीके से इस तरीके की हरकतें वो करेगा। तो ये पूरा मुद्दा यहां पर चल रहा है। अभी यहां पर बाइडेन के द्वारा ऑयल के ऊपर जो है, इंपोर्ट के ऊपर रसिया से बैन लगा दिया गया है, तो इसकी वजह से और दिक्कत आ गई है। ये एडिटोरियल के अंदर भी आर्टिकल आएगा, वहां पर डिस्कस करूंगा। बाकी इंटरनेशनल लेवल की फ्लाइट जो है वो फिर से रिज्यूम करने की बात की जा रही है, जो कोविड-19 के चलते काफी लंबे समय से बैन पड़ी हुई थी, तो अभी उसी को यहाँ पर स्टार्ट करने की बात की जा रही है। तो उसी के बारे में यहाँ पर है। तो हमारी कंट्री में जो आज के लिए बात करें, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ किसके अंदर आता है आप लोग बताइए, चलिए उसके द्वारा यहाँ पर ये बातें बताई जा रही है। तो ये कुछ मुद्दे थे जिनके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग आइडिया, कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। और हाँ, एक मैंने यहाँ पर कल एक कम्युनिटी टैग में, जब आप लोग कम्युनिटी टैग में यहाँ पर जाएंगे, तो मैंने यहाँ पर एक पर्टिकुलर क्वेश्चन भी पोस्ट किया था, यहाँ पर आप लोग वोट कर सकते हैं। यहाँ पर बात की थी मैंने कि अगर आप लोगों से पूछा जाए सबसे ज्यादा आप लोग किसके साथ में कनेक्टेड है अपने घर में, ठीक है। यानी कि अगर आप लोग लड़का है लड़की है तो आप लोग किसके साथ में कनेक्टेड है? माँ बाप के साथ में, दादा दादी, नाना नानी, भाई बहन, पति पत्नी, या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड? अगर ऑप्शन नहीं है तो कमेंट करो। तो मुझे जो इंटरेस्टिंग लगा यहाँ पर, ये तो मुझे पता ही था कि पेरेंट्स जो है वो सबसे ऊपर आएंगे, पर लेकिन मैं ये नहीं सोच रहा था कि यहाँ पर कि जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है यहाँ पर ये दूसरे नंबर पर आएंगे, ठीक है। या फिर दोस्त भी बोल दिया मैंने यहाँ पर, अब पता नहीं वो तो किसी ने क्या क्या सोच कर दिया, पर इंटरेस्टिंग कमेंट थे यहाँ पर। एक बच्चे के द्वारा तो मेल भी किया गया, वो कह रहा है कि सर यहाँ पर एक तरीके से कि गर्लफ्रेंड बोलना पड़ेगा, गर्लफ्रेंड नहीं बोला तो गर्लफ्रेंड जो है गुस्सा मान जाएगी। मैंने कहा अच्छा जी, चलिए। यहाँ पर एक ऐसे ही कुछ कमेंट किया गया था पत्नी के बारे में, मतलब किसके साथ में आप लोग सबसे ज्यादा कनेक्ट होते हैं, अपनी बातें शेयर कर पाते हैं, वो बेसिकली यहाँ पर क्वेश्चन मैंने पूछा था, ठीक है।
चलिए अच्छा हुआ, आप लोगों ने कईयों ने आंसर दिया। कम्युनिटी में कोई भी मैं यहाँ पर वो करता हूँ, पोल पोस्ट करता हूँ, तो उसको आप लोग जरूर पार्टिसिपेट किया कीजिए। यहाँ पर डेली क्वेश्चन भी मैं आप लोगों के लिए पोस्ट करता हूँ, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग थोड़ा सा पार्टिसिपेशन जरूर किया कीजिए, इससे फायदा भी आप लोग काफी ज्यादा देखने को मिलेगा। आइए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट आप लोगों के सामने अब जो आर्टिकल डिस्कस करने वाला हूं उनको ध्यान से सुनिएगा। ये वाला आर्टिकल और ये वाला आर्टिकल यहाँ पर यूक्रेन के बारे में बात कर रहे हैं, तो इनको इग्नोर कर देंगे हम लोग, यहाँ पर इसके बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे, ठीक है। ये वाला जो आर्टिकल है यहाँ पर, ये आज की डेट में जो धूम्रपान किया जाता है उसके ऊपर अगर टैक्स बढ़ा दें, तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि क्या वो टैक्स जो है लोगों को धूम्रपान करने से रोकेगा। अगर चलिए मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर यहाँ पर लगता है कल को जो बीड़ी सिगरेट है या फिर तंबाकू है उसके ऊपर टैक्स बढ़ा दिया जाए, तो इसकी वजह से क्या कोई इंसान जो है वो बीड़ी सिगरेट पीना छोड़ेगा या फिर उसको कम करेगा, यस या फिर नो। अगर आप लोगों के ऊपर ही लगा दीजिए, मान लीजिए आप लोग बीड़ी सिगरेट नहीं पीते, आप लोग जो है दूध पीते हैं, ठीक है, और दूध के ऊपर बहुत ज्यादा टैक्स लगा दिया, ठीक है, तो क्या आप लोग दूध पीना छोड़ दोगे? तो यस या फिर नो, ठीक है। कोई भी ऐसी प्रोडक्ट आप लोग ले सकते हैं अगर आप लोग स्मोकिंग नहीं करते हैं, और जो स्मोकिंग करते हैं उसके बारे में बताएगा कि आप लोग की क्या राय है इसके बारे में, ठीक है। तो एक छोटा सा ये एक मतलब क्वेश्चन है जिसके बारे में आप लोग बताना, इससे पता चलेगा कि यहाँ पर रियलिटी में इस आर्टिकल का महत्व क्या है। यानी कि यहाँ पर कई सारे एक्सपर्ट ये बोल रहे हैं कि अगर टैक्स आप लोग बढ़ा दोगे तो टैक्स बढ़ाने से बहुत सारे लोग जो है वो यहाँ पर बीड़ी सिगरेट पीना कम कर देंगे। क्या ये रियलिटी में सत्य वचन है या फिर इसके पीछे कोई और बात है, ये आप लोग यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, बताइए। साइड वाला आर्टिकल जो है यहाँ पर ये क्वाड के बारे में बात करें तो क्वाड मेंबर के बारे में यहाँ पर हम लोग बात करेंगे। आखिर अभी मीटिंग देखने को मिल रही है और यूएस ने भी सिलेक्ट ली, चाइना ने इसको छोटा नेटो बोल दिया है क्वाड को, तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे आखिर क्या क्या मुद्दा है। ये काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल में बोल सकता हूँ। स्टैगफ्लेशन, इन्फ्लेशन और भी कई सारे इकोनॉमी के पॉइंट्स आप लोगों को बताऊंगा, जिससे चलते आप लोग कई सारे बेसिक पॉइंट जानने को मिलेंगे। तो अच्छा, यहाँ पर इन्फ्लेशन के बारे में बात करेंगे, स्टैगफ्लेशन के बारे में बात करेंगे, दोनों में क्या डिफरेंस रहता है वो बात करेंगे, फैक्टर्स क्या होते हैं वो बात करेंगे, बहुत सारे तमाम मुद्दे आप लोगों को जानने को मिलेंगे। गवर्नर को लेकर यहाँ पर बातें की जा रही है, तो रिवीजन आप लोगों को हो जाएगा। एक और आज एक ऐसा ही आप लोगों को यहाँ पर एक और बेसिकली आर्टिकल देखने को मिलेगा गवर्नर के बारे में, ठीक है। तो ये जो बेसिकली बात कर रहे हैं, तो गवर्नर की पोस्ट को लेकर काफी ज्यादा अभी कंट्रोवर्सी आप लोगों को देखने को मिल रही है, तो इसके चलते कल को क्वेश्चन अगर आप लोगों से बन जाए तो आप लोगों के माइंड में उसको लेकर कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पूरा एक जो टैक्स एंड कॉन्टेक्स्ट के ऊपर यहाँ पर ऑफिस ऑफ गवर्नर के बारे में बात की जा रही है, तो ऑफिस ऑफ गवर्नर के बारे में बात करेंगे। आप लोगों ने एक बात सुनी होगी, मैं आप लोगों को बताता भी थोड़ा, आप लोगों से पूछता हूँ। चलिए पहले आप लोगों ने सुना है कि एक राज्य के मतलब आप लोगों ने सुना है कि एक राज्य के 2 गवर्नर हो सकते हैं, मतलब राज्य एक है, मान लीजिए वो राज्य का नाम है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के 2 गवर्नर हो सकते हैं। आप लोगों ने ऐसा सुना है, यस या फिर नो। दूसरी कंडीशन अगर मैं बोलूं कि 2 राज्य के, यानी कि मान लीजिए महाराष्ट्र और गुजरात का एक गवर्नर हो सकता है, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है? यानी कि एक राज्य के 2 गवर्नर हो सकते हैं, स्टेटमेंट नंबर ए, या फिर यहां पर 2 राज्य का एक गवर्नर हो सकता है, स्टेटमेंट नंबर बी। यहां पर 2 स्टेटमेंट दे दी और बोला कि कौन सी सही है, तो आप लोगों के हिसाब से कौन सी सही है, ए या फिर बी, आप लोगों को ये बताना है, ठीक है। कौन सी सही है पता है? 2 राज्य का एक गवर्नर हो सकता है, पर लेकिन एक राज्य के 2 गवर्नर नहीं हो सकते हैं, ये बातें आप लोग याद रखिएगा। बाकी बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो सारी आप लोगों को बताता हुआ चलूंगा, तो ये आप लोगों को एक और आप लोगों का टॉपिक अच्छे से कवर हो जाएगा, पूरा चैप्टर एक तरीके से पॉलिटिक्स आप लोगों को कवर हो जाएगा, ठीक है। इसके बारे में कई सारी बातें आप लोगों को जानने को मिलेगी, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि एक एक पॉइंट जो है वो ढंग से सुनते हुए चलिएगा, जहां जहां पर भी जो भी कंफ्यूजन होगा उसको मैं दूर करता हुआ आगे बढ़ूंगा, जिससे कि आप लोगों के माइंड में बिल्कुल क्लैरिटी आ जाए। यहाँ पर ये एक थोड़ा सा डिफरेंट आर्टिकल है, बेसिकली यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में बातें की जा रही है, और यहाँ पर ताजमहल के बारे में बातें की जा रही है। ताजमहल जो है वो किसके द्वारा बनाया गया था, आप लोगों को पता है, शाहजहां के द्वारा बनाया गया था। बोला जाता है कि मुमताज महल की जो याद में बनाया गया था, पर लेकिन कई सारे हिस्टोरियन यहाँ पर इसको गलत भी ठहराते हैं, बोलते हैं मुमताज महल की याद में बनाया गया था, पर लेकिन शाहजहां ने मुमताज महल से इतने बच्चे पैदा कराए कि वो बच्चा पैदा करते करते उनकी डेथ हो गई। तो कई सारे लोग इसको क्रिटिसाइज करते हैं कि ऐसा कैसा प्यार, तो ये तो बिल्कुल एक अलग नेचर बातें, चलिए वो तो फालतू की बातें हैं, अलग अलग चीजें सबके अपने अपने रहे। पर अभी मुद्दा यहाँ पर ये कि कई सारे लोगों के सामने ये भी मिथ है कि हिस्ट्री में अगर आप लोग बात करें कि हाथ जो वर्कर्स थे उनके जो हाथ थे वो चॉप करा दिए गए थे, इनके हाथ कटवा दिए गए थे शाहजहां के द्वारा, उनके बारे में, ठीक है। तो वही सारी बातें यहाँ पर बता रखी है। तो कुछ बातें हैं जिसके बारे में आप लोग मतलब ऐसे तो नहीं है कि बहुत ज्यादा पढ़ना ये जरूरी है, मतलब इग्नोर कर सकते हैं, पर एक इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पर बन जाता है कि अगर आप लोगों से पूछे कि इंडिया के अंदर में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया, ये क्वेश्चन आप लोगों से यहां पर बन सकता है, ठीक है। तो टोटल अगर आप लोगों से पूछे कि कितनी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इंडिया के अंदर में है,
तो ये क्वेश्चन अगर आप लोगों से पूछ ले किस किस कैटेगरी में आती है, तो ये मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूं। यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पहले पूछा जा चुका है। टोटल मिलाकर आज के में 40 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ठीक है। 40 में से आप लोग यहाँ पर इनको डिवाइड अगर करेंगे तो 3 कैटेगरी में आप लोग इनको डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होता है यहाँ पर जो जिसको बोलते हैं आप लोग बेसिकली क्या, देखिए इनके अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को 32 जो है वो कल्चर देखने को मिलेगी, कल्चरल साइट, जो कि इनका कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारी संस्कृति के पॉइंट ऑफ से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। साथ यहाँ पर नेचुरल देखने को मिलेगी, और एक ऐसी है जो कल्चरल और नेचुरल दोनों कैटेगरी में आती है। तो इनके ऊपर मैंने प्रॉपर वीडियो बना रखी है, जाकर आप लोग सर्च कर लीजिएगा, कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को यहाँ पर नहीं होना चाहिए। अभी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, जो मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने वाला हूँ, अभी रिसेंटली कई सारी ऐसी जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो ऐड की गई है। तो रिसेंट में जो अभी ऐड की गई है उनसे आप लोगों से अगर कोई क्वेश्चन पूछ ले तो उनके बारे में आप लोगों को जरूर पता होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा अभी धोलावीरा जो हड़प्पा सिटी गुजरात के अंदर में, उसको यहाँ पर अभी इंक्लूड किया गया, ठीक है। एक मैंने रामप्पा टेम्पल के बारे में बताया था, रामप्पा टेम्पल कहां पर है ये आप लोगों को बताना है। तो इनको मिलाकर रिसेंटली अभी 40 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो गई है। उससे पहले जयपुर को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया गया था, जिसको आप लोग पिंक सिटी भी बोलते हैं। तो ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है छोटी छोटी सी, जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। क्वेश्चन कई बार इनसे डायरेक्ट आप लोगों के बन जाते हैं, ठीक है। तो बेसिक इंफॉर्मेशन है, कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर आगे बढ़ता हूं, एक एक पॉइंट जो है वो नेक्स्ट जो आर्टिकल में डिस्कस करेंगे, और ये काफी इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ से भी, और जीएस पेपर 3 के अंदर आप लोगों से बन सकता है। स्टैगफ्लेशन, ठीक है। तो स्टैगफ्लेशन इनके स्टैग्नेटेड इन्फ्लेशन भी आप लोग इसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पर ये क्या है इसके बारे में बात करूंगा। इन्फ्लेशन के बारे में क्वेश्चन आप लोगों से डायरेक्ट पूछे गए हैं, और स्टैग्नेशन के बारे में क्वेश्चन बन चुके हैं, और ऑलरेडी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा चुका है 2017 में। चलिए क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए आप लोग यहाँ पर। ये यूपीएससी में पीवाईक्यू यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। यहाँ पर ये बोला गया कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है वो बेसिकली इसके बारे में बोला गया कि यहाँ पर डिसाइड करती है, आरबीआई के द्वारा बेसिकली डिसाइड किया जाता है बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट, ठीक है। तो ये डिसाइड करती है कि जो बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट होता है, ये 12 टोटल इसके अंदर मेंबर आप लोगों को देखने को मिलेंगे, और यहाँ पर इंक्लूडिंग गवर्नर, और फंक्शन करती है यहाँ पर चेयरमैनशिप ऑफ द फाइनेंस मिनिस्टर के अंडर में। कौन सी स्टेटमेंट सही है? ए में बोला गया 1, बी बोला गया 1 एंड 2, सी बोला गया 3, और डी बोला गया 2 एंड 3। सही आंसर आप लोगों को बताना है, और डिटेल में यहाँ पर इसके बारे में मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों को बेसिकली यहाँ पर मैं बताऊंगा इन्फ्लेशन के बारे में, उसके बाद में फिर हम लोग बात करेंगे स्टैगफ्लेशन के बारे में। तो टॉपिक को इस तरीके से लेके चलेंगे, करंट प्लस स्टैटिक सारा आप लोगों के माइंड में क्लियर हो जाए। तो पहले हम लोग बात करेंगे इन्फ्लेशन के बारे में। इन्फ्लेशन को बोलते हैं बेसिकली महंगाई, ठीक है। और यहाँ पर जो 6 बोला गया है, ये डायरेक्ट 6 नहीं है, ये 4 + -2 आप लोगों को देखने को मिलेगा, यानी कि 2 से लेके 6 के बीच में ये टारगेट यहाँ पर रखा गया है। यानी कि 4 में अगर 2 ऐड कर देंगे तो 6 हो जाएगा, और 4 में से अगर 2 माइनस कर देंगे तो आप लोगों को 2 देखने को मिलेगा। तो इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई जो होनी चाहिए वो 2 से लेके 6 के बीच में होनी चाहिए। अब महंगाई भी कई तरीके की आप लोगों को देखने को मिलेगी। एक तो इसलिए महंगाई हो गई क्योंकि मार्केट में सामान खत्म हो गया, एक इसलिए महंगाई हो गई क्योंकि खरीदने वाले ज्यादा पहुंच गए, ठीक है। दोनों अलग अलग कंडीशन है। एक था कि ऑलरेडी सप्लाई नहीं हो रही है, एक है कि सप्लाई ठीक ठाक चल रही थी, एकदम किसी को बहुत ज्यादा चीजें एकदम जाके खरीद लिए बहुत सारे सामान, कहीं से पता नहीं किन को जरूरत पड़ गई। ऐसा नहीं किसी कॉलेज में एकदम बोला कि हाँ कल को जो है ये चीज आप लोगों को दिखानी है, इसके ऊपर प्रोजेक्ट लेकर आना है, तो पता चला बहुत सारे लोग पता नहीं क्या खरीदने पहुंच गए यहाँ पर उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड। तो इस तरीके से समझ सकते हैं एकदम मार्केट में डिमांड बढ़ जाना। कल को कोई बोल दे कि नमक की थैली जो है वो मार्केट में मिलनी बंद होने वाली है, तो यहाँ पर पूरी दुनिया जो है पता चला यहाँ पर 15-15, 20-20 नमक की थैली लेकर घर में बैठ गई, तो वाली बात होती है। तो वो एक तरीके से अनवांटेड डिमांड क्रिएट हो जाती है, तो एक अलग चीज होती है। वैसे 3 तरीके से इसको डिवाइड किया गया। तीनों तरीकों पे भी अगर क्वेश्चन में आप लोगों से पूछने लग जाऊं तो कई सारे बच्चे जो है आंसर नहीं दे पाएंगे। तीनों में से अगर पूछ लूं कि सबसे बेहतरीन इन्फ्लेशन कौन सा है, आप लोग बोलोगे इन्फ्लेशन भी बेहतरीन होता है। जी हाँ, इन्फ्लेशन भी बेहतरीन होता है। इकोनॉमी के अंदर जो होती है वो कुछ चीजें जो होती है, जो गलत चीजें वैसे बाहर से देखने में लगती है अच्छी होती हैं, वो नहीं सुना आप लोगों ने एडवर्टीजमेंट, कुछ दाग अच्छे होते हैं, तो जी हाँ कुछ इन्फ्लेशन अच्छे होते हैं। अब वो कैसे अच्छे होते हैं तो आप लोगों को अभी पता चलेगा। यहाँ पर एक इन्फ्लेशन है जो कि काफी अच्छा माना जाता है, ये है डिमांड पुल इन्फ्लेशन, यानी कि मार्केट में डिमांड को बढ़ाने वाला इन्फ्लेशन। यानी कहने का मतलब यहाँ पर ये, अगर आज की डेट में कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है उसको खरीदने वाले बहुत सारे आ गए तो ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन हो गया, यानी कि यहाँ पर जो है मार्केट में डिमांड क्रिएट होगी। अब डिमांड क्रिएट होगी, अब मार्केट में किस चीज की, मान लीजिए मार्केट में डिमांड क्रिएट होगी ब्रेड की, ठीक है, मार्केट में डिमांड क्रिएट होगी ब्रेड की, या फिर मार्केट में डिमांड क्रिएट होगी गोलगप्पे की। तो किसी को गोलगप्पे खाने, तो गोलगप्पे खाने के लिए ब्रेड पकौड़े तो अभी बनेंगे नहीं यहाँ पर, क्योंकि अभी मोदी जी जो है इलेक्शन में बिजी चल रहे हैं। सॉरी यार, मजाक तो थोड़ा सीरियस हो लेना, ठीक है, कई सारे कमेंट करने लगते हैं। मोदी जी ने बोला था ना कि जिसको जॉब नहीं मिल रही है ब्रेड पकौड़े बना लो, वो सब चीजें काफी मतलब सुनने में कई बार चीजें बुरी लगती हैं। जो बेरोजगार हमसे पूछो उनकी जिंदगी कैसी चल रही है, कमेंट कर देना। पॉलिटिशियन चाहे वो मोदी जी हो, चाहे वो केजरीवाल जी हो, चाहे वो मतलब अगर दूसरे मतलब राहुल गांधी साहब हो, मतलब कोई भी उठा के कुछ भी बोल देते हैं।
क्योंकि उनको क्या दिख रहा है, जिंदगी कट रही है, मजे में चल रही है। उनसे पूछो जिनके घर में बेसिकली जिंदगी रुकी पड़ी है, ठीक है, उनके माँ बाप को सांस नहीं आ रही है, वो सारी चीजें। तो पॉलिटिशियन तो निकल लेते हैं कमेंट कर कर ये कर देंगे तो आएंगे, तो वो कर देंगे। चलो भाई साहब कर लो तुमको जो करना है। अभी मुद्दा यहाँ पर ये है कि डिमांड मार्केट में अगर इंक्रीज हो गई है तो सीधा सीधा पर्पज ये निकल के आता है कि अब आप लोगों को प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा। अब कोई भी प्रोडक्ट है, मान लीजिए आप लोग गोलगप्पे बनाने हैं, फिर ब्रेड बनाना है, तो आप लोगों को और ज्यादा यहाँ पर सामान लाना पड़ेगा, और ज्यादा लोग रखने पड़ेंगे बनाने वाले, और सप्लाई करने वाले भी लोग रखने पड़ेंगे। तो कई सारे लोगों की जॉब क्रिएट होगी। यानी कि अगर मार्केट में डिमांड अच्छी होती है तो इसीलिए कल को कोई मोटरसाइकिल खरीद रहा है, कोई लैपटॉप खरीद रहा है, कोई फोन खरीद रहा है, तो डिमांड हो रही है ना, तो डिमांड की वजह से लोग जो है यहाँ पर सामान खरीदने आ रहे हैं, तो उसकी वजह से यहाँ पर लोगों को जॉब मिल रही है, क्योंकि वो प्रोडक्ट अब बनाना पड़ रहा है। तो डिमांड इन्फ्लेशन जो है, डिमांड पुल, यानी कि डिमांड की वजह से जो पुल हुआ वो इन्फ्लेशन जो है वो आप लोगों के लिए पॉजिटिव होता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। दूसरा यहाँ पर बिल्ट इन इन्फ्लेशन। बिल्ट इन इन्फ्लेशन मतलब क्या है, आप लोग किसी पर्टिकुलर कंपनी में काम करते हैं, उस कंपनी में 15 तारीख को महीने की सैलरी मिल जाती है आप लोगों को। अब उस कंपनी में मान लीजिए 5000 इंप्लॉई हैं और वो सारे के सारे एक ही एरिया में रहते हैं, ठीक है। अब सबको सैलरी मिली, अब सबके सब पहुंच गए, कोई मॉल में पहुंच गया, कोई घड़ी लेने, कोई मोबाइल लेने, कोई लैपटॉप लेने, अपना मतलब एंजॉय करने के लिए, कोई मार्केट में खाने पीने के लिए। तो वहां पर सैलरी अच्छी खासी बढ़ रही है, इसलिए मार्केट में लोग जा रहे हैं सामान खरीदने के लिए। तो ये भी आप लोगों को पॉजिटिव ही देखने को मिलता है, यानी कि आप लोगों के हाथ में पैसा है और आप लोगों ने इसको खर्च करना स्टार्ट कर दिया, तो ये भी एक पॉजिटिव ही आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये दूसरे नंबर का भी पॉजिटिव हो गया। अब मैं आप लोगों से बात करूंगा तीसरे नंबर के बारे में। ये नेगेटिव है, इसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा। अभी आप लोगों को पता है रसिया और यूक्रेन के बीच में जो है रस्साकसी चल रही है, बहुत ही बेहतरीन वाली, जिसके चलते बहुत सारे लोगों की जान चली गई है। बेहतरीन सब तो इसके लिए हालांकि मुनासिब नहीं होगा, ये बड़ी घटिया तरीके और आप लोग बोल सकते हैं दुनिया भर के लोगों की जान जा चुकी है। मुद्दा यहाँ पर यह कि उसकी वजह से तेल के प्राइस बढ़ गए। अब यहाँ पर अगर तेल के प्राइस बढ़ गए, ऑयल के प्राइस अगर बढ़ गए, तो उसकी वजह से दिक्कत क्या देखने को मिल रही है, दिक्कत ये टोटल जो प्राइस बढ़े हैं उसकी वजह से मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट महंगे हो गए हैं। मान लीजिए आज की डेट में आप लोगों को कहीं सामान लाने ले जाना है तो अब आप लोगों को ज्यादा पैसा पे करना पड़ेगा। गेहूं दुनिया भर के रस्से से ऑल ओवर वर्ल्ड में बेचे जाते थे, अब रस्से से गेहूं नहीं आ रहे, तो गेहूं का दाम बढ़ गया मार्केट में, ठीक है। तो इसकी वजह से कल को चलकर गेहूं से कोई बनाने वाला प्रोडक्ट है उसका भी दाम बढ़ जाएगा। कल को चलकर रस्से से जो गैस आती थी, मान लीजिए हीलियम गैस हम लोग रस्से से लेकर आ रहे हैं, अब रस्से में तो वॉर चल रही है, वो हीलियम गैस बेच नहीं पाएगा। अब जहां जहां पे हीलियम गैस आती थी वहां पे पूर्ति हो नहीं पा रही है, तो उसकी वजह से क्या होगा, हीलियम का प्राइस बढ़ जाएगा। तो ये क्या होता है, ये बेसिकली कॉस्ट की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ गया, यानी कि कोई प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट बढ़ गई, उसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ गया। यानी कि चाय की पत्ती या फिर कॉफी जो है मार्केट में महंगी हो गई, इसकी वजह से चाय या कॉफी का प्राइस बढ़ गया। तो ये यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये बड़ा ही नेगेटिव तरीके का होता है। प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ जाना इस तरीके से, वो भी यहाँ पर कॉस्ट की वजह से यहाँ पर इन्फ्लेशन बढ़ जाना किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, ये दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तो ये यहाँ पर कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इंपैक्ट डालता है इकोनॉमी के ऊपर, और ये अपने हाथ में भी नहीं होता है, इसका क्या ही कर ले बस, ठीक है। थोड़ा बहुत हम लोग एक प्रोडक्शन ले सकते हैं, पर लेकिन एक हद से ज्यादा क्या कर लेंगे। तो ये ऐसा डिटेल है, मैंने इसलिए आप लोगों को पढ़ा दिया इन्फ्लेशन का पूरा टॉपिक, कि इससे कल को क्वेश्चन भी आप लोगों का बन जाएगा ना, तो आप लोग आंसर दोगे, और ऑलरेडी इससे क्वेश्चन बन भी चुके हैं। जी हाँ, आप लोगों ने सही सुना, तो इसलिए इसके बारे में आप लोग को आइडिया रखना है, ठीक है। कुछ और इंपॉर्टेंट बातें अगर आप लोगों से कोई पूछ ले डायरेक्ट आरबीआई के बारे में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है हमारी कंट्री का, वो 1935 में बनाया गया था, ठीक है। तो 1935 में जब बनाया गया था, तो अप्रैल फूल जिसको आप लोग सेलिब्रेट करते हैं उसी दिन बनाया गया था। यहां पर अगर बात करें, ये आगे चलकर नेशनलाइज किया गया 1949 में, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहले स्टार्टिंग में इसका हेडक्वार्टर जो था वो कोलकाता इनके ममता बनर्जी जी के पास में था, ठीक है। अब यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर जो पहुंच गया वो मुंबई में पहुंच गया 1937 में। अब यहाँ पर कौन है चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र के, वो आप लोगों को पता होना चाहिए, बताइए कौन है। इसी के साथ में बात करें तो फर्स्ट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है गवर्नर, वो थे यहाँ पर सर ओसबोरिन स्मिथ, ठीक है। तो ओसबोर्न स्मिथ थे यहाँ पर। आज के डेट में कौन है वो मैंने अभी आप लोगों को बता दिया। एक कॉन्सेप्ट में आप लोगों को यहाँ पर और बताता हूं, एक बोलते हैं हेडलाइन इन्फ्लेशन और दूसरा बोलते हैं कोर इन्फ्लेशन। इनके इनमें दोनों में क्या कंफ्यूजन है आप लोगों को बेसिकली क्लैरिटी होनी चाहिए। हेडलाइन इन्फ्लेशन और कोर इन्फ्लेशन में यहाँ पर हेडलाइन जो इन्फ्लेशन होता है वो मेजर किया जाता है टोटल इन्फ्लेशन। इनके जो भी टोटल इन्फ्लेशन आप लोगों को देखने को मिल रहा है, फूड्स के ऊपर, एनर्जी प्राइस के ऊपर, सब चीजों को यहाँ पर इंक्लूड करके चला जाता है। पर लेकिन कोर इन्फ्लेशन जो होता है वो यहाँ पर क्या करता है, वो बेसिकली बात करता है प्राइस ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विस, ठीक है। पर लेकिन यहाँ पर जैसे कि अगर डे बाय डे की चीजें, जैसे कि यहाँ पर ऑयल वगैरह हो गया, ऑयल क्या होता है डेली ऊपर नीचे आता रहता है प्राइस वगैरह इनका, तो यहाँ पर इनको क्या कर देते हैं, यहाँ पर इनको बेसिकली आप लोग देखने को मिलेगा। देखिए एक तरीके से कुछ ऐसी चीजें इनका प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है, जैसे कि यहाँ पर बात करें वेजिटेबल हो गया, फ्रूट्स हो गया और ऑयल हो गया, तो ये इनको काउंट नहीं करता है, इनको छोड़ देता है। यानी कि कोर अगर वैल्यू जो है यहाँ पर एक तरीके से उसमें अगर महंगाई बढ़ रही है तो ये बोलेगा ये वाला इन्फ्लेशन है, कोर इन्फ्लेशन। पर ये वाला क्या होता है हेडलाइन, इनके सबको कवर करके चलता है। वो नहीं कहते कि न्यूज़पेपर की हेडलाइन पढ़ लेते हैं, तो वो वाला फंडा देखने को मिलेगा।
तो दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हेडलाइन इन्फ्लेशन में सब कुछ आता है और कोर इन्फ्लेशन के अंदर में यहाँ पर ये बेसिकली जो ज्यादा जल्दी जल्दी जिनका ऊपर नीचे प्राइस होता रहता है उसको हटा देते हैं, तो एक स्टेबिलिटी आती है कि अच्छा ये इन्फ्लेशन, अगर कोर इन्फ्लेशन बढ़ना स्टार्ट हो गया तो वो खतरनाक हो जाता है फिर कि यहाँ पर यार ये बढ़ना स्टार्ट हो गया तो भाई साहब अब कहानी जो है खराब होने वाली है। तो ये दो कॉन्सेप्ट हो गए, कोर इन्फ्लेशन और हेडलाइन इन्फ्लेशन। और इन्फ्लेशन मैंने बता दिया। अभी जो मैंने आप लोगों को बताया कि इन्फ्लेशन बढ़ता कैसे कैसे है, फैक्टर क्या क्या है। तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन और बिल्ट इन इन्फ्लेशन वो उसके फैक्टर हैं। अभी यहां पर जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों के सामने बताने वाला हूं वो है स्टैगफ्लेशन के बारे में। अब स्टैगफ्लेशन बेसिकली होता क्या है? स्टैगफ्लेशन जो होता है आप लोगों को ऐसा देखने को मिलेगा कि जीडीपी जो है उसकी कहानी खराब हो जाती है, यानी कि जीडीपी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एक कंट्री में कितना बेसिकली प्रोड्यूस किया गया एक साल के अंदर में गुड्स और सर्विस, उसको उस कंट्री की जीडीपी बोलते हैं, वो काफी नीचे चली जाती है। अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और डिमांड जो है वो बिल्कुल कम हो जाती है। डिमांड तो कम होगी ना, जब इंसान जो है उसके पास में एक तरीके से कुछ नहीं बचेगा, खरीदने के लिए पैसा ही नहीं बचेगा। और इन्फ्लेशन भी काफी हाई लेवल पर आप लोगों को नॉर्मली देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये चीजें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। यानी कहने का मतलब यहाँ पर ये, अगर मोटे मोटे तौर पर मैं बोलूं स्टैगफ्लेशन और इन्फ्लेशन में डिफरेंस अगर आप लोग पूछ लें, कंफ्यूजन में आप लोगों को नहीं होना है। प्राइस तो देखिए दोनों में बढ़ेंगे, ये तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। अगर बात करेंगे स्पेंडिंग जो पावर है लोगों की कम हो जाती है, पर लेकिन अभी जैसे मैंने बताया कि लोगों की सैलरी अगर बढ़ गई तो यहाँ पर स्पेंडिंग पावर बढ़ भी जाती है और डिमांड की वजह से कई बार इन्फ्लेशन बढ़ता है तो वो अच्छा भी होता है इकोनॉमी के लिए। तो यहाँ पर ये वाली इसमें आप लोग बिल्कुल इसको काउंट करके चलिएगा, यानी कि स्पेंडिंग लोगों की यहाँ पर खर्च करने की शक्ति घट जाती है और यहाँ पर खर्च करने की शक्ति बढ़ जाती है। इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में बात करें, यहाँ पर बिल्कुल डाउन होती है। ये वाला इन्फ्लेशन जो होता है यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ती हुई भी नजर आती है। क्यों? क्योंकि जब मार्केट में डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई करेंगे लोग, और सप्लाई करेंगे उनको लोग खरीदेंगे, और खरीदेंगे तो उससे डिमांड और सप्लाई के बीच पर इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी, लोगों को जॉब मिलेगी, ठीक है। तो कुछ हद तक यहाँ पर लोगों को जॉब भी मिलता है, पर इतनी भी नहीं मिलती है कि बहुत ज्यादा मिल गई, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ फैक्टर अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं, पर लेकिन यहाँ पर अगर बात करें एक तरीके से काफी हद तक फिर भी जॉब मिलती हुई नजर आती है। यानी कि आप लोग बोल सकते हैं इंप्लॉयमेंट बढ़ेगा, इंप्लॉयमेंट बढ़ेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पर कम होगा, ठीक है। तो ऐसा बोल सकते हैं। वो भी कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन अगर हो गया तो एक अलग बात है, वरना डिमांड वाले में तो इंप्लॉयमेंट बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि डिमांड बढ़ेगी। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, इनकी बेरोजगारी बढ़ेगी, तो यहाँ पर लोगों को रोजगार मिलेगा और यहाँ पर लोग जो है बेरोजगार होंगे। तो स्टैगफ्लेशन जो है वो काफी ज्यादा खतरनाक यहाँ पर इसलिए माना जाता है, समझ गए ना, कि प्राइस बढ़ जाएगा, ठीक है, स्पेंडिंग लोगों की खर्च हो जाएगी, इकोनॉमिक ग्रोथ बर्बाद हो जाएगी और बेरोजगार हो जाएंगे। तो इसलिए स्टैगफ्लेशन में लोग जो है जाने से डरते हैं, कांपते हैं, वो नहीं थर 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 कांपने लगते हैं कि यार स्टैगफ्लेशन की बात आ गई तो अब जिंदगी जो है वो बर्बाद होने वाली है। ओके, और जैसा कि मैंने आप लोगों को यहां पर बताया, हमारी कंट्री में टारगेट क्या है, 4+-2 का टारगेट है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करके चलना है यहाँ पर। और ये सारा काम जो है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को दिया जाता है। अब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के ऊपर डायरेक्ट आप लोगों से कोई क्वेश्चन पूछ ले तो आप लोग कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हमारी कंट्री में कहां से निकल कर आई मॉनेटरी पॉलिसी, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक्ट था 1934, उससे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी निकाल कर लेकर आएगी 45वां ZB। तो ये अमेंडमेंट किया गया था इसमें, जिसके चलते हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी लाते हैं और ये इन्फ्लेशन महंगाई को कंट्रोल करती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसका ऑब्जेक्टिव जिसको दिया गया है। अभी यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात मैंने बताई कि यहां पर इसके अंदर बेसिकली ये पर्टिकुलर इसके अंदर सेक्शन ऐड किया गया, 6 मेंबर है, 6 मेंबर है यहाँ पर, और जो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं वो होते हैं आरबीआई के गवर्नर। यानी कि अगर कोई भी आरबीआई के गवर्नर की पोस्ट पर बैठेगा तो ये जो पोस्ट है उसको दहेज में मिल जाएगी, इसके लिए उसको कुछ नहीं करना है, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के लिए उसको कुछ भी मेहनत नहीं करनी है, ऐसा आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। तो ये बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलेगा 3 मेंबर गवर्नमेंट से होते हैं और 3 मेंबर होते हैं आरबीआई से, तब मिलकर यहां पर ये सारी चीजें निकल कर आती है। तो ये जितना कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया उस कॉन्सेप्ट के बेस पर अब आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। बात की जा रही है 12 मेंबर होते हैं, तो दूसरी स्टेटमेंट गलत हो गई, मैंने अभी बोला 6 मेंबर होते हैं, तो दूसरी स्टेटमेंट गलत हो गई, तो बी और डी जो है वो गायब हो गया। तीसरा बोला गया फंक्शन करती है अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर, अभी मैंने क्या बोला, आरबीआई के गवर्नर, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट है आप लोग ये भी क्या होगी, यहाँ पर ये गायब होगी, तो आंसर यहाँ पर ए हो गया। था ना आसान क्वेश्चन। तो अगर क्वेश्चन को ध्यान से आप लोग पढ़ेगा ना तो यूपीएससी ऐसा नहीं कि एक कुछ ऐसे क्वेश्चन निकाल के लेके आते हैं जो कहीं नहीं होते, नहीं, उन्हीं क्वेश्चन को घुमा देती है, बस क्वेश्चन को पढ़ने का समझने का तरीका बदल देती है। तो ऐसा आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रखिएगा, कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। अब कई सारी इंपॉर्टेंट बातें मैं आप लोगों को यहाँ पर आर्टिकल में बताता हुआ चलूंगा। अभी हुआ क्या है बेसिकली, जिसके बारे में आप लोगों से मैं बातें करने वाला हूं, ये है रसिया के अंदर जो हरकतें चल रही हैं उसकी वजह से, यहाँ पर यूक्रेन के अंदर जो हरकतें चल रही हैं उसकी वजह से दुनिया पर इंपैक्ट पड़ रहा है। तो यहाँ पर रसिया जब से यूक्रेन के ऊपर अटैक कर रहा है, यहाँ पर तीसरे वीक में बातें जा चुकी हैं। मैंने सोचा नहीं था कि इतना लंबा खींचेगा, लग रहा था कि रसिया जरा सी देर में इधर उधर कर देगा, पर लेकिन यूक्रेन इतने लंबे समय तक टिका हुआ कैसे है, समझ में नहीं, आप लोगों को डाउट नहीं होता क्वेश्चन, इसका मतलब कहीं ना कहीं से यूक्रेन को सपोर्ट मिल रहा है, ऐसा आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। तो आज की डेट में ये माना जा रहा था कि भाई साहब कोविड-19 ने ना दुनिया की हालत खराब कर दी है,
अब थोड़ी सी चीजें रिकवरी होना स्टार्ट हो जाएगी, ग्लोबल लेवल पर चीजें जो है वो चीजें सही होगी, यानी कि जो यानी एक इकोनॉमी नीचे चली गई, बिल्कुल अर्थव्यवस्था नीचे, ढांचा बिगड़ गया, तो थोड़ा सुधरेगा, तो ऐसा कुछ माना जा रहा था। पर लेकिन अभी जो है जैसे जैसे रसिया के ऊपर सैंक्शन लगाए जा रहे हैं, फिर से यहां पर जो डॉलर के कंपेयर में जो रूबल की वैल्यू है वो लगभग 60% नीचे जा चुकी है, यानी कि आज की डेट में रसिया की करेंसी सबसे ज्यादा वर्स्ट फेज में चल रही है। और इसके चलते रसिया की करेंसी नहीं, इवन हमारी कंट्री करेंसी भी काफी नीचे चली गई है। क्यों? क्योंकि हम लोग काफी सारी चीजें बाहर से खरीदते हैं, और अगर बाहर कोई दिक्कत होगी तो हमारे देश पर इंपैक्ट पड़ेगा। व्हीट और कॉर्न यानी कि गेहूं का और जो मक्का का प्राइस है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है, ठीक है। इसी के साथ में मेटल्स, निकल और जो एल्यूमिनियम होता है उनका प्राइस जो है वो भी बढ़ता हुआ नजर आएगा। और क्रूड ऑयल जो कि कच्चा तेल बोलते हैं, गैस जो कि हम लोग यूज करते हैं आज के डेट में, ये मोस्टली इनके प्राइस जो है सबके बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये कंडीशन देखने को मिल रही है कि 2008 के बाद में पहली बार यहां पर इतना हाई लेवल का ये बेसिकली दिक्कत देखने को मिल रही है, जो प्राइस यहां पर बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से ऑल ओवर वर्ल्ड में दिक्कतें निकल कर आ रही है। यूरोप के अंदर तो आप लोग ये सोचिए कि उनकी तो त्राहिमाम हो गया। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम जो चीजें थी यूरोप के अंदर में, खासकर गैस के मामले में, वो रसिया सप्लाई किया करता था, और आप लोग उसी के साथ में लड़ बैठे तो कैसे काम चलेगा। रसिया जो है, अगर बात करें सप्लाई के बारे में, 40% के करीब गैस की रिक्वायरमेंट यूरोप की रसिया पूरी करता है। इससे आप लोग एक अंदाजा लगा सकते हैं कितने हद तक ये रसिया के ऊपर डिपेंडेंट है। इसी के साथ में हाफ जो कोयल का जो रिजर्व है यहाँ पर, वो बेसिकली ये भी रसिया ही प्रोवाइड कराते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये कि गैस या क्रूड ऑयल या फिर ये सारी चीजें रसिया से काफी हद तक ये खरीदते थे, और ये सारा काम अभी किया जा रहा था। नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन के बारे में मैंने बात की थी आप लोगों से। ये जो ग्रीन है यहाँ पर, ये ऑलरेडी बन चुकी है, और जो यहाँ पर ये डॉट डॉट चल रहे हैं यहाँ पर, इसको बनाने की बात की जा रही थी। तो इससे ये डायरेक्ट जर्मनी में जाने वाली थी और बहुत ज्यादा फायदा पहुंचने वाला था, पर लेकिन अभी ये गैस पाइपलाइन जो है वो बंद कर दी गई है। तो इसके चलते यहाँ पर रसिया को तो नुकसान हो ही होगा, पर लेकिन यूरोप की भी कोई ज्यादा अच्छी हालत रहने वाली नहीं, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। और इसकी वजह से कंज्यूमर के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा, बिजनेस के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा, और इसी के साथ में यहां पर ग्लोबल लेवल पर अभी कई सारे ऑपरेशन जो है इसकी वजह से शट डाउन होते हुए नजर आएंगे। तो इन्फ्लेशन जो है यूरो के अंदर में, यूरो क्या है? यूरोपियन यूनियन की करेंसी है, और ये इसका सिंबल है। यूरो में और डॉलर में कंफ्यूज मत हो जाना, और यूरो में और आप लोग पाउंड में कंफ्यूज मत हो जाना। ये पाउंड है, ये डॉलर है, और ये यूरो है, और ये सबके बाप रुपया, ठीक है, सबसे बड़ा रुपया। हालांकि सबसे बड़ा नहीं है, पर लेकिन अपना सिंबल याद रखिएगा। किसके द्वारा ये सिंबल दिया गया था हमारा रुपये का? ये मैंने पहले पूछा था आप लोगों से क्वेश्चन, देखता हूँ किस किस को याद है, भूल गए या फिर बताइएगा इसके बारे में। कई सारे बच्चे अच्छे से आंसर देते हैं, तो अच्छे से आंसर जरूर दिया करो क्वेश्चन का, ठीक है। 5.8 जो है ये अभी यहाँ पर फरवरी के अंदर में इसके अंदर बढ़ोतरी हो गई है, जो यहाँ पर अभी देखने को मिला था। अभी यहाँ पर और ज्यादा चीजें जो है इसकी वजह से मैक्सिमम 31% जो इंक्रीमेंट इसके अंदर हुआ है वो है एनर्जी के प्राइस का, यानी कि रसिया और यूक्रेन की वजह से जो दिक्कत आ रही है उसकी वजह से यहाँ पर सारी दिक्कतें देखने को मिल रही है। तो ये बातें आप लोग याद रखिएगा, तो काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। इसी के साथ में ओमिक्रॉन जब वेरिएंट आया, बोला जा रहा था आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल जो यहाँ पर ये पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन है कि आने वाले टाइम में जो ग्रोथ है वो काफी कम हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि वायरस की वजह से। फिर यहाँ पर अभी रही सही कसर जो पूरी है, यहाँ पर आप लोगों को पता है कि इन्फ्लेशन चली रहा था ऑल ओवर वर्ल्ड में, क्योंकि ज्यादातर डिमांड सप्लाई कंप्लीट नहीं हो पा रहे थे, तो वो सारी डिसरप्शन हो ही रही थी कोविड-19 के चलते। अभी जब यहाँ पर यूक्रेन के चलते ये बातें चली, तो अब लग रहा है कि दुनिया जो है वो एक तरीके से एक कगार पर आकर खड़ी हो गई कि अब यहाँ से कैसे सुधरेंगी चीजें। तो भाई साहब यहाँ पर बिल्कुल ही जो है गड्ढे में जा रही है यहाँ से अब चीजें, तो ये सोचने के लिए मजबूर कर रहे हैं कि अब यहाँ से क्या कर रहे हैं। इसलिए कई बार आप लोगों ने सोचा होगा, एक इंसान जो है वो क्या कर रहा है, जॉब कर रहा है, एक इंसान जो है बिजनेस कर रहा है, एक इंसान जो है वो कुछ और कर रहा है, तो सबने अब अल्टरनेटिव कमाना स्टार्ट कर दिया है, यानी कि पता नहीं कल को चल के कहां पर दिक्कत हो जाए। तो कोई भी आज के दिन में एक चीज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, अगर एक चीज के ऊपर डिपेंडेंट है तो कल को चलकर हाथ में कटोरा आ सकता है, जैसा माहौल दुनिया में चल रहा है आज के डेट में। तो इसलिए हमेशा अपने जो कमाने के साधन है उसको अलग अलग तरीके से आप लोग को रखना चाहिए, ताकि एक चीजें डूब जाए तो दूसरी कम से कम बनी रहे। यानी कि एक घर में एक इंसान बिजनेस कर रहा है, एक जॉब कर रहा है, एक खेती कर रहा है, तो कम से कम कल को अगर जॉब और बिजनेस वाले की कहानी खत्म हो जाए, कम से कम खेती में से रोटी तो मिल जाए खाने के लिए, तो इतना जरूर होना चाहिए, ठीक है। अगर बात करें अभी 180 यहां पर क्रॉस कर रहा है प्राइस, और ये 200 भी क्रॉस करेगा बैरल में। बैरल के अंदर आप लोगों को टोटल मिलाकर शायद 158 के करीब आप लोगों को लीटर जो है एक तेल नजर आता है 1 बैरल के अंदर में। मिनट बताया मैंने यहाँ पर आप लोग ये, ठीक है। वैसे आप लोग इसको मतलब अगर ज्यादा पूरा ही बिल्कुल डिटेल में देखेंगे तो 1.158.9 भी आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो अभी फिलहाल जो है क्रूड जो प्राइस स्टॉक है वो आप लोग को देखने को मिलेगा, करंट अकाउंट डेफिसिट, इन्फ्लेशन, ये सारी चीजें बढ़ती आप लोग को नजर आएंगी।
और रिसर्चर तो ये मानते हैं कि अगर 10% यहाँ $10 इंक्रीज अगर होता है यहाँ पर प्राइस के अंदर में, तो काफी ज्यादा इंपैक्ट इंडिया के अंदर में पड़ता है। यानी कि आरबीआई रिसर्चर के द्वारा बोला गया कि अगर $10 यहाँ पर अगर इंक्रीज होता है प्राइस ऑफ द ऑयल 65 से अगर ऊपर जाता है, तो हेडलाइन इन्फ्लेशन जो है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगा 49 बेसिस। तो हमारी कंट्री के ऊपर तो काफी इंपैक्ट पड़ेगा, और हेडलाइन इन्फ्लेशन मैंने अभी आप लोगों को बता दिया, तो ह्यूज इंपैक्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये सारे मुद्दे यहाँ पर बताने की कोशिश इसके द्वारा की जा रही है। यानी कि दुनिया में जो अभी कहानी चल रही है वो हमारे लिए काफी ज्यादा भारी पड़ रही है, और हमारे लिए नहीं दुनिया के लिए भारी पड़ रही है। तो इसलिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि सुधर जाना चाहिए दुनिया को, ऐसी बातें यहाँ पर बोली जा रही है। ठीक है, तो ये थी इसके बारे में इंफॉर्मेशन। आई होप कि आप लोगों के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी आई होगी। ओके, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है यहाँ पर, ये बेसिकली बात करें किसके बारे में, ये बात करें स्मोकिंग के बारे में। तो स्मोकिंग जो है वो इंसानों को मारती है, इंजूरियस टू हेल्थ होती है, सब जगह आप लोगों ने पढ़ा होगा। पर लेकिन रियलिटी में कई सारे लोग जो हैं वो इससे तकल्लुफ नहीं रखते हैं। तो इसी के बारे में मैं आप लोगों से कुछ बातें करूंगा, डे के बारे में डिस्कस करूंगा जो कि आज है नो स्मोकिंग डे, और इसी के बारे में कुछ ऐसी बातें बताऊंगा कि स्मोकिंग को कैसे छोड़ा जा सकता है। पर उससे पहले यहाँ पर कुछ बातें मैं आप लोगों को बताऊंगा जिससे आप लोग एक अंदाजा लगा पाएंगे कि कितनी ज्यादा खतरनाक है भाई साहब ये स्मोकिंग। क्योंकि कई सारे लोगों को ये लगता है कि कोविड-19 ने लोगों को मार दिया, लोग त्राहिमाम में है कि कितने सारे लोगों की डेथ हो गई। भाई साहब जितना बर्डन यहाँ पर आज के डेट में इन चीजों से पड़ रहा है ना, जिनको हम लोग सोचते भी नहीं है, कोविड-19 तो उसका पिद्दी सी चीज है। बात करता हूं ओनली स्मोकिंग के बारे में। सुनिए आप लोग, यहाँ पर इसको साइलेंट किलर बोला जा रहा है, यानी कि पता नहीं चलता है लोगों को, लोग निकल जाते हैं। ये माना जा रहा है कि हर साल इंडिया के अंदर में, एवरी ईयर है, याद रखिएगा, 1.35 मिलियन, अंदाजा लगाइए कि 13 लाख लोग हर साल इंडिया के अंदर में स्मोकिंग की वजह से निपट जाते हैं। समझ रहे हैं आप लोग? और हम लोग कोविड-19 के ऊपर बेसिकली चिल्ला रहे हैं कि कोविड-19 कितने सारे लोगों को मार रहा है। ये माना जा रहा है कि तंबाकू की वजह से, अगर बात करें यहां पर ओनली तंबाकू की वजह से, लगभग 3,500 लोग जो है वो हर दिन मरते हैं। यानी कि जो पी रहा है रेगुलर, वो अपने आप को मार रहा है आराम आराम से, साइलेंट किलर है यहां पर ये। इससे आप लोग एक अंदाजा लगा सकते हैं। इसकी वजह से जो हमारी कंट्री को नुकसान होता है वो यहां पर देख कितना बड़ा नुकसान है, 1,77,340 करोड़ रुपए, यानी कि 1% जीडीपी का हमारी कंट्री में इनकी वजह से नुकसान हो जाता है। इससे अंदाजा आप लोग लगा सकते हैं कि कितनी ज्यादा खतरनाक है। आप लोग बोलेंगे नुकसान कैसे हो जाता है? अब जो कमाने वाला इंसान है वो मरेगा, अपनी जो बेसिकली खर्चा होगा वो बेसिकली और बर्डन पड़ेगा, यानी एक तरीके से ये यहाँ पर खर्चा किया जा रहा है एक तरीके से, और कमाने वाला इंसान मर गया। खासकर ये सारे इंसान बीड़ी सिगरेट तंबाकू खाते हुए कौन नजर आएंगे? कहीं ना कहीं जॉब करते हुए आप लोगों को नजर आएंगे, वो कोई प्रोडक्टिव काम कर रहे होते हैं। उनकी अगर डेथ होगी तो पूरे देश को नुकसान होता है, ना कि उनको, और उनका घर तो जो है पैरालाइज हो जाता है। तो ये एक ऐसा साइलेंट किलर है जिसके बारे में बात ही नहीं करता है कोई। ये लगता है कि चलो चल रही है मजे में, इंसान पी रहा है आराम से, सिगरेट पी रही, बीड़ी पी रही, मजे ले रहा है। और इंटरेस्टिंग चीज तो ये है, अगर आप लोग बीड़ी सिगरेट नहीं पीते हैं, वो आप लोगों को बता रहे हैं कि देखो हम पी रहे हैं, देखते हैं हमारे ऊपर कुछ इंपैक्ट होता है नहीं होता है। अगर हमारे ऊपर इंपैक्ट होता है तो मत पीना है, ठीक है? देखिए यार, गलत चीजें, पर लेकिन क्या करें, लत लग जाती है तो उसके बारे में कुछ बोला नहीं जा सकता। पर लेकिन ये चीजें छोड़ी भी जा सकती है, उसके बारे में बातें करूंगा अभी आप लोगों से। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा और बातें बताई गई। यहाँ पर इसको टबैको एपिडेमिक का भी नाम दिया गया इसको, जिसे पेंडेमिक सुना है ना अभी आप लोगों ने कोविड-19 के बारे में। तो 3 शब्द आप लोग याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पहले बन चुका है, आगे बन सकता है। एक तो होता है एंडेमिक, एक होता है एपिडेमिक, और एक होता है पेंडेमिक। अभी कोविड-19 को हम लोगों ने पेंडेमिक बोल दिया क्योंकि लार्ज स्केल में पूरी दुनिया में फैल चुका है, कहीं भी कोई जगह बची नहीं है। इसको बोलते हैं पेंडेमिक। जो होता है एपिडेमिक, इसका मतलब एक एरिया में काफी लार्ज स्केल पर फैल गया है, ठीक है? यहां पर इसका मतलब होता है, जो एंडेमिक बोलते हैं कि थोड़ा थोड़ा जगह जगह फैल गया है, ठीक है? और यहां पर एक ही एरिया में काफी ज्यादा फैल गया है। जब पेंडेमिक एपिडेमिक जो है पेंडेमिक बनता है कि इसी लेवल की क्वांटिटी सब जगह फैल गई है। तो तीनों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, एंडेमिक, एपिडेमिक और पेंडेमिक। तो पेंडेमिक है कोरोना वायरस आज के डेट में, ठीक है? ऐसे आप लोग बोल सकते हैं। मान लीजिए चिकनगुनिया फैल गया अफ्रीका के किसी देश में, तो एक पर्टिकुलर एरिया में फैला हुआ है ना, तो उसको वहां पर एंडेमिक बोल देंगे। मान लीजिए आज के डेट में एक कोई एड्स की बीमारी है थोड़ी थोड़ी सब जगह, तो इसको इस तरीके से आप लोग एंडेमिक बोल देंगे। तो इस तरीके से समझ सकते हैं। तो ये काफी ज्यादा खतरनाक है यहाँ पर। तो टबैको को ऑलरेडी एंडेमिक की कैटेगरी में रखा जा चुका है। तो इससे आप लोग एक अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर ऑल ओवर वर्ल्ड में क्या कंडीशन है इसकी। आसान नहीं है यहाँ पर ये इसको समझ पाना, पर लेकिन यहाँ पर अगर बोले लोग जो है इसको इग्नोर कर देते हैं। अभी यहाँ पर रिसर्चर कम्युनिटी ये बोलती है कि अगर टैक्स आप लोग बढ़ा देते हैं, यानी कि अगर टैक्स बढ़ा दिया जाए इसके ऊपर काफी ज्यादा टबैको के ऊपर, तो लोग जो है इसको पीना बंद कर देंगे। तो इसलिए मैंने क्वेश्चन पूछता, आप लोगों को क्या लगता है कि यहाँ पर ऐसा कुछ किया जा सकता है? तो अभी यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि टबैको वगैरह के सारे जो प्रोडक्ट हैं, यहाँ पर अगर बात करें तो बोला गया है कि यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया जा रहा है जीएसटी 2017 में।
तो तब से लेकर अब तक यहाँ पर इसके ऊपर चीजें बढ़ाई नहीं गई है, लगभग 4 साल से इसके ऊपर कोई चीज नहीं बढ़ी है। माइनर इंक्रीज हुआ था नेशनल कैलेमिटी जो कंटिजेंसी ड्यूटी के चलते, तो यहाँ पर बोला यार कि काफी कम 5% के करीब रफली यहाँ पर इंक्रीज किया गया था 2020-21 के बजट में। तो यहाँ पर इसको अपॉर्चुनिटी है जीएसटी काउंसिल के बारे में, तो ये यहाँ पर इसको अभी बढ़ाना चाहिए, ठीक है। यानी कि इसके ऊपर अगर बढ़ाएंगे टबैको प्रोडक्ट के ऊपर तो कॉस्ट की वजह से लोग जो है इसको पीना बंद कर देंगे। आप लोग क्या रहे, पीना बंद करेंगे या फिर नहीं करेंगे? पहले जो डिब्बी खरीदता था अब सिंगल सिगरेट खरीदना स्टार्ट कर देगा। व्हाट डू यू थिंक? आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में, जरा बताइए। आप लोगों की क्या राय है, आप लोगों से मैं पूछ रहा हूं, ठीक है। आप आइए, तब तक आप लोग बताइए, मैं आप लोगों को जो इंपोर्टेंट डे है और ये सारी चीजें देखते हैं जो कि काफी इंपोर्टेंट है और हेल्थ के लिए बहुत इंपोर्टेंट आप लोगों के लिए हो जाएगा ये। सबसे पहले तो ये पूछूंगा कितने ऐसे एसएलवी फैमिली मेंबर है जो स्मोकिंग करते हैं। मुझे पता है कोई एसएलवी फैमिली मेंबर स्मोकिंग नहीं करते हैं, ठीक है, और करते भी होगे तो बताओगे नहीं। देखो यार ये अपनी पर्सनल चॉइस होती है, पर लेकिन हेल्थ के लिए बड़ी खतरनाक होती है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर कई सारे लोग हैं छोड़ने की कोशिश करते हैं। मुझे अभी याद है जब मैं पढ़ा करता था उस टाइम पर यहाँ पर कई सारे जो थे बेसिकली एसएलवी फैमिली मेंबर, मतलब मेरे जो दोस्त थे, मतलब एसएलवी फैमिली मेंबर, एसएलवी तो अभी बना है, तो जो दोस्त थे मेरे साथ में जो पढ़ा करते थे उनमें से कई सारे स्मोकिंग किया करते थे, ठीक है। तो कईयों की हेल्प भी की है मैंने छुड़वाने में। तो यहाँ पर इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर अगर चाहो तो आप लोग छोड़ सकते हो, ऐसी चीज नहीं है यहाँ पर कि छोड़ नहीं पाएगा इंसान, पर लेकिन थोड़ा सा जद्दोजहद करनी पड़ेगी। तो उसी के बारे में मैं कुछ प्लान भी आप लोगों को बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। इसमें से आप लोग कई सारी ऐसी चीजें जानने को मिलेगी जिसके बेस पर आप लोगों को लगेगा कि हाँ यार ये तो आसान चीजें हैं, की जा सकती हैं, ठीक है। तो कोई भी ऐसा काम नहीं है जिसको इंसान जो है वो सोच ले और कर ना पाए, तो इंसान आराम से कर सकता है। थोड़ा सा अंदर से नहीं तो एक तरीके से एक ऐसा होना चाहिए कि हाँ कि अंदर से हाँ भावना आनी चाहिए कि हाँ भाई करना है, ठीक है, तो फिर इंसान करके ले जाता है। तो वो वाली चीजें यहाँ पर होनी चाहिए। तो इसके बारे में आप लोगों से बातें करूंगा। तो 9 मार्च को अब की बार ये डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। इंटरेस्टिंग है, 9 मार्च को सेलिब्रेट किया जा रहा है। ये 9 मार्च को नहीं रहता है हर बार, क्यों? क्योंकि ये सेकंड जो वेडनेसडे होता है उसको सेलिब्रेट किया जाता है, जो मार्च का सेकंड वेडनेसडे होता है, ठीक है, तो उसको सेलिब्रेट किया जाता है। और अब की बार कब पड़ रहा है? अब की बार पड़ रहा है 9 मार्च को। तो यहाँ वेडनेसडे मतलब बुध, यानी कि बुधवार, ठीक है। तो ये आप लोग बोल सकते हैं यहाँ पर कि जो भी यहाँ पर ये होता है इस दिन सेलिब्रेट किया जाता है। और यहाँ पर ये बेसिकली हेल्प की जाती है। अगर कोई, देखिए सबको पता है कि हेल्थ के लिए काफी हानिकारक होती है, ठीक है, तो सब चाहते हैं इसको एक तरीके से छोड़ देना, पर लेकिन ये आसान काम नहीं होता है, ठीक है। आप लोगों ने सुना होगा कॉमेडियन का, मुझे एक डायलॉग याद आ गया कि मेरे दोस्त ने मुझे पिला दी मीठी मीठी बोलकर, ठीक है, मीठी मीठी बोलकर मुझे सिगरेट पिलाना सिखा दिया। तो वो वाली बात है। तो कई सारे दोस्त जो होते हैं वो कमीने टाइप के होते हैं, वो कई बार लत लगवा देते हैं। पर मैं यहाँ पर ये बोलूंगा कि दोस्त कुछ भी बोलता रहे, जब तक आप लोग नहीं फिसलोगे तब तक कोई पिला नहीं सकता आप लोगों को। तो आप लोगों के अंदर दृढ़ निश्चय होगा तो आप लोग नहीं इसके चक्कर में पड़ोगे। थीम क्या है? इसके क्विट करने की बात की जा रही है। तो क्विटिंग स्मोकिंग डजंट हैव टू बी स्ट्रेसफुल, यानी कि उसको आसानी से क्विट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि यार बहुत बड़ा कोई बर्डन हो रहा है सर पे, यार इसको क्विट कर दिया तो क्या होगा। पर देखिए कोई भी काम करने के ना, सबसे पहले आप लोगों ने सुना होगा कि आप लोग यूपीएससी की तैयारी क्यों कर रहे हो, ये बताओ पहले। तो यार यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, वो चीज में अगर गोल आप लोगों के क्लियर है, रीजन आप लोगों को पता है कि क्यों आप लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, तो आप लोगों का क्विट करना आसान होगा। तो सबसे पहले तो रीजन आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्विट क्यों करना है, ठीक है। पॉइंट नंबर 1, रीजन पता होना चाहिए क्यों क्विट करना है। दूसरा नंबर का पॉइंट है यहाँ पर कि अपने आसपास के लोगों को बता दो कि भाई साहब हम लोग क्विट करने जा रहे हैं, हम लोग इसको छोड़ने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब भी वो सिगरेट देखें तो आप लोग की चेहरे पर बेइज्जती करने स्टार्ट कर दे, तो छोड़ने वाला था। अच्छा हो गए, बस हो गए सारे तुम्हारे बाहुबली वाले सारे कि एक बार कसम खा ली तो छोड़ूंगा नहीं, सारे आप लोग जो प्रॉमिस किए थे। इसी के साथ में यहाँ पर अगर कभी भी आप लोग को देखने को मिले कि बेसिकली कौन सी ऐसा ट्रिगर है कि यार ये चीजें होती है तो मेरा पीने का फिर से मन करने लगता है, तो उन ट्रिगर अगर आप लोगों के माइंड में वो ट्रिगर आए तो उनको कैसे आप लोगों को उनका अल्टरनेटिव ढूंढना है। यानी कि मान लीजिए मेरा मन किया एकदम अभी मुझे कि उठकर लेक्चर नहीं बनाता हूं, अभी कहीं घूम के आता हूं, ठीक है, तो मेरा मन किया, पर लेकिन उसके लिए क्या ट्रिगर कि नहीं यार लेक्चर बना लेते हैं पहले, घूम लेंगे बाद में, क्योंकि इस तरीके से वरना माइंड में लेक्चर चलता रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों की कोई ना कोई ऐसे ट्रिगर होना चाहिए जो कि उसको रोक सके एकदम, कि ऐसा कुछ होना चाहिए कि क्रेविंग हो रही है, कैसे उसको रोकना है। तो उसके लिए कोई अल्टरनेटिव रखो, किसी के साथ में बिजी हो जाओ, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं, बात करना स्टार्ट कर दो किसी के साथ में, या फिर उसकी जगह कुछ और चीजें लेना स्टार्ट कर दो इस तरीके से कि अगर क्रेविंग हो रही है उस तरीके से। जैसे एक दिन में नॉनवेज के बारे में पढ़ा रहा था तो एक बच्चे के द्वारा कमेंट किया गया कि सर नॉनवेज छोड़ने का सबसे आसान तरीका क्या है? कटहल खाना स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो कटहल बोलता है कि वो नॉनवेज जैसा लगता है। चलिए जो भी है उनके द्वारा बातें बोलेगी, तो कोई भी ऐसा अल्टरनेटिव लगे कि हाँ यार जैसे कि सिगरेट पीना है, ठीक है, टबैको खाना है, तो कोई ऐसी चीजें रखो, सेंटर फ्रेश वगैरह खाने स्टार्ट कर दो, ठीक है। या फिर कोई भी अपनी फेवरेट चीज जो फेवरेट चीज होती है आप लोगों से मन हटा सके, वो वाला काम करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। ये पॉइंट हो गया। एक और काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को देखने को मिलेगा वो है एक्सरसाइज।
जितना आप लोग एक्सरसाइज करोगे ना उतनी ही ज्यादा आप लोगों की बॉडी जो है वो स्ट्रॉन्ग होगी और आप लोगों का एक तरीके से डिटर्मिनेशन आप लोगों का होगा, आप लोग डिसिप्लिन में आओगे और ये सारी चीजें छोड़ने में आप लोगों की आसानी होगी। हेल्थ जो है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हेल्थ जितनी अच्छी होगी, देखिए नॉर्मली इंसान स्मोक करता है, ये तो टेंशन में होता है, ठीक है, या फिर किसी चीज से इरिटेट हो रहा होता है, ठीक है, या फिर उसको डिप्रेशन का शिकार होता है, तब लगातार एक चैन स्मोकर बन जाता है इंसान। तो अगर वो हेल्दी है, खुश है, हैप्पी है, तो फिर यहां पर इन चीजों की जरूरत ही नहीं होती है। फिर भी अगर थोड़ी थोड़ी क्रेविंग लगती है तो यार 21 दिनों में कोई भी आदत बदली जा सकती है। तो यहां पर आप लोग कोई भी आदत बदल सकते हो आसानी से। तो ये इस तरीके से आप लोग चीजें देख सकते हो, ठीक है। जैसा मैंने आप लोगों को बताया कई बार कि मेरे जो फादर साहब थे उनके द्वारा एक दिन के अंदर बेसिकली जो ये जो स्मोकिंग थी वो छोड़ दी गई थी। मतलब एक दिन बोला, वो एक दिन के द्वारा बोला कि यार आज से नहीं पीनी है, दिमाग खराब कर दिया, ठीक है। हर जगह मंडल सिगरेट वगैरह बंडल वगैरह लेके घूम रहे हैं, जो भी हो, मतलब तो नहीं इंसान एक इरिटेट होता है कि क्या फालतू की चीजें हैं। तो पता नहीं कैसे उनका मन हुआ, एक दिन के अंदर छोड़ दिया और आज का दिन है और वो है मुझे लगा 5-6 साल हो गए आज तक हाथ नहीं लगाया। तो ऐसा नहीं कि उनको किसी ने नसीहत दी कि छोड़ दो या फिर ऐसा कुछ हो गया, मन किया बस छोड़ दिया। तो इस तरीके से आप लोग भी ये चीजें कर सकते हैं, बस आप लोगों के पास में उसका रीजन होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं, वरना इंसान जो है भाई साहब मर जाते हैं पीते पीते पर लेकिन छूटती नहीं है। तो ये ऐसी आदतें देखने को मिलेगी और ये इंसान को ले डूबती है। आप लोगों को देखने को मिलेगा ये सारी चीजें, इसलिए यहाँ पर बताई जाती है, मूवीज भी देखने जाते हो कि छोड़ दो इसको वरना दिक्कतें हो जाएंगी। तो ये हेल्थ के पॉइंट ऑफ से काफी इंपॉर्टेंट है और इसके बारे में कई बार आप लोगों से बेसिकली ना एक तरीके से, जैसे कि मान लीजिए जैसे कोई बीड़ी सिगरेट पीता है तो आप लोगों के मैंने होठ वगैरह जो है थोड़े से अगर डार्क है तो उनमें कई बार ऐसे भी देखा है कि इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि डू यू स्मोक, तो उसके बारे में फिर पूछ लेते हैं कि हाँ अगर किस तरीके से, क्योंकि पहचान जाता है। एक आप लोगों को ये देखने को मिलेगा जो कोई ये काम करने वाला इंसान होता है वो दूसरे को पहचान जाता है, तो इस तरीके से फिर वहां पर झूठ बोलने का कोई मतलब बनता नहीं है, ठीक है। तो कई सारी ऐसी चीजें देखने को मिलेगी। तो ये कुछ बातें थी, आई होप कि आप लोगों की कुछ ना कुछ तो पल्ले जरूर पड़ी होंगी, ठीक है। तो ये थी कुछ बातें, अब बढ़ते हैं आगे। ये जो आर्टिकल है इसमें आप लोगों को क्वाड का भी जिक्र मिल जाएगा, इसमें आप लोगों को एयू के यूएस का जिक्र मिल जाएगा, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और आप लोगों को यूके देखने को मिलेगा। और इसमें आप लोगों को मैं एक और जिक्र कर दूंगा यहाँ पर, जिसका नाम है 5i। तो तीनों के तीनों आप लोगों के क्लियर यहाँ पर हो जाएंगे, जिसके बारे में क्वेश्चन बन जाए तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। यानी कि तीनों चीजें मैं आप लोगों को यहाँ पर बता रहा हूँ जिसके साथ में आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं। अभी यहाँ पर नेटो के बारे में बात की हम लोगों ने कि नेटो जो है वो वेस्टर्न वर्ल्ड का एक हथियार है जिसको यूज किया जाता है खासकर रशिया के खिलाफ कोल्ड वॉर में भी। तो अभी यहाँ पर इसी के चलते आप लोगों को देखने को मिलेगा इंडो पैसिफिक रीजन में अगर आप लोग बात करेंगे तो आप लोगों को क्वाड अभी यहाँ पर नजर आएगा और एयू के यूएस बनाया गया ऑस्ट्रेलिया की हेल्प करने के लिए ताकि चाइना को टैकल किया जा सके, इंडो पैसिफिक रीजन में शांति में चीज चल सके। तो ये कई सारे ऐसे ग्रुप हैं जिसके बारे में याद रखिएगा। 5i में कौन कौन है यहाँ पर, इसमें यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इसी के साथ में यूके 5 कंट्री देखने को मिलेंगे। इंटेलिजेंस शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ में, तो ये भी क्वेश्चन पूछ जाए तो आप लोग याद रखिएगा। अभी यहाँ पर ये सारी कंट्री आप लोगों को 5i में आप लोगों को नजर आ जाएगी, ठीक है। अभी अगर बात करते हैं क्वाड के बारे में, तो क्वाड के बारे में आप लोगों को याद रखना है, उसके अंदर आप लोगों को देखने को मिलेंगे 4 कंट्री, ठीक है, इंडिया, जापान, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर ये जो बनाई गई है ये कंट्री, ये इसलिए बनाई गई कि इंडो पैसिफिक रीजन में शांति को बनाकर रखा जा सके और इंडो पैसिफिक रीजन यहाँ पर ये है। तो अभी क्वाड के अंदर जो है नेटो, क्वाड के अंदर जो है यहाँ पर यूएसए के द्वारा मुद्दा उठाया गया यूक्रेन का, पर लेकिन मोदी जी जो है, मोदी जी ने बोला क्या यूक्रेन इंडो पैसिफिक रीजन में है, नहीं है ना, तो फिर काहे सर में दर्द कर रहे हो भाई, इसको यूएन के अंदर जाकर डिस्कस करना, यहाँ पे नहीं, ठीक है। तो बदतमीज चुप सटअप, आज के बाद में ऐसी बातें नहीं करेंगे, गंदी बातें होती हैं। तो मोदी जी ने ये बोलकर उनको साइड में कर दिया। तो कहने का मतलब यहाँ पर है कि इंडिया को घेरने की कोशिश की। तो इंडिया के लिए कई बार तो धर्म संकट आ जाता है कि क्या किया जाए, पर लेकिन वही है सॉल्यूशन हर एक चीज का है, इंसान को थोड़ा दिमाग लगाना है। तो वही क्वाड जो है उसके बारे में यहाँ पर बातें की जा रही है। तो इसके चलते कुछ बेसिक चीजें आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। क्वाड्रिलेटरल डायलॉग इसको बोला जाता है, सिक्योरिटी डायलॉग, जो कि क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। तो स्टैटिक बैकग्राउंड है, तो यहाँ पर इसको ओपन एक तरीके से प्रोस्परस और फ्री इंडो पैसिफिक रीजन कैसे होना चाहिए उसके बारे में बातें की गई थी। जापान के प्राइम मिनिस्टर शिंजो एबे के द्वारा 2007 में इसके बारे में बातें की गई, पर लेकिन तब ये नहीं आ पाया। फिर 2017 में फिर से उनके द्वारा हिम्मत करके बातें आई गई, तो फिर यहाँ पर इसको इंप्लीमेंट किया गया। तो ये है यहाँ पर इसके बारे में याद रखिएगा। शिंजो एबे साहब जो है वो यहाँ पर कॉन्सेप्ट लेकर आए, जिसके चलते यहाँ पर इसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है। तो ये है यहाँ पर बेसिकली डेमोक्रेटिक सिक्योरिटी डायमंड के नाम से इसको बोला गया। तो यहाँ पर ये काफी इंपोर्टेंट है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं क्वाड के बारे में जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। कई बार क्वेश्चन पूछ जाते हैं क्वाड के बारे में, तो क्वाड अभी रिसेंटली न्यूज में भी है इन सब मुद्दों को लेकर, ठीक है। तो ये एक बेसिक मोटी सी एक चीजें जो है आप लोग याद रख सकते हैं। न्यूज एनालिसिस के बारे में बात करें यहाँ पर बेसिकली प्रिलिम्स फोकस, तो ये मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताई दी। अभी यहाँ पर आगे जो बात की जा रही है, यहाँ पर ये बात की जा रही है सुल्ली बाई के बारे में और सुल्ली डील के बारे में। फिर से यहाँ पर ये न्यूज में आ गया और आप लोगों को याद होगा मैंने टेलीग्राम पर यहाँ पर शेयर भी किया था इसके बारे में। पूरा एक पर्टिकुलर आर्टिकल है जो आप लोग याद रख सकते हैं।
ये ऐसी कई सारी चीजें मैं आप लोगों से ऑलरेडी शेयर करता रहता हूं। अगर यहाँ पर आप लोग जाएंगे टेलीग्राम पर बेसिकली एसएलवीपीडिया पर, ठीक है, तो एसएलवीपीडिया पर आप लोगों को मैंने यहाँ पर शेयर कर रखा है, फिर से मैं उसको रिपोस्ट कर दूंगा, ठीक है। और यहाँ पर कुछ नोट्स भी मैं डालता हूँ, कल जो मैंने सारी बातें बोली थी आप लोगों को वो ऑलरेडी शेयर कर दी यहाँ पर, तो इनको आप लोग देख लीजिएगा, रिविजन आप लोग इनका करते रहिएगा, डायरेक्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें जिसके बारे में आप लोग समझ सकते हैं। अरे हाँ, आप लोग की कोटेशन तो रह गई, एक मिनट, कोटेशन कोटेशन कोटेशन, क्वेश्चन भी नहीं पूछा ना मैंने। चलिए क्वेश्चन का बताइए, हैंड इन हैंड 2017 जो एक्सरसाइज थी वो किस के बीच में थी? चाइना, जापान, रसिया या फिर यूएसए, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। यहां पर बात की जा रही है, ये बेसिकली बात की जा रही है पोप फ्रांसिस के द्वारा। यहां पर तो बात की जा रही है कि जो ग्रेटिट्यूड है वो एक फ्लावर यानी कि फूल की तरीके से है, यानी फ्लावर मत समझना, फायर है फायर, ठीक है, जो कि खिलता है यहाँ पर नोबल सोल्स के अंदर, यानी कि ऐसी महान आत्माओं के अंदर। तो कृतज्ञता जो है वो सबके अंदर नहीं होती है, ठीक है, जो इंसान महान है उसी के अंदर कृतज्ञता होती है। तो आंसर राइटिंग के अंदर आप लोग इसको यूज कर सकते हैं, तो ये आप लोगों के लिए एक इफेक्टिव सॉल्यूशन बताएगा, ठीक है। और ये सारी चीजें आप लोगों को मैं टेलीग्राम पर प्रोवाइड कराता हूं, पूरे सारे नोट्स वगैरह जो होंगे ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, टेलीग्राम पर जाकर आप लोग इनको डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, सारे आर्टिकल्स वगैरह टेलीग्राम पर प्रोवाइड कराता हूं। और आंसर राइटिंग ग्रुप भी मैंने आप लोग को बताया था, ठीक है। आंसर राइटिंग अगर आप लोग करना चाहते हैं तो आंसर राइटिंग ग्रुप में ऑलरेडी बहुत सारे मेंबर जुड़े हुए हैं और दुनिया भर के आंसर वहां पर पोस्ट किए जा रहे हैं, तो इसको आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिए। डेली 2 आंसर देता हूं मैं लिखने के लिए, ठीक है। तो लगभग 62,000 लोग यहां पर जुड़े हुए हैं, तो 2 क्वेश्चन अगर डेली प्रैक्टिस करें ना तो आप लोगों के लिए मोर देन सफिशिएंट है एक सही डायरेक्शन देने के लिए, ठीक है। तो यहां पर सुल्ली बाई के बारे में याद रखिएगा। टोटल कौन कौन से सेक्शन है यहां पर मैंने आप लोगों को बता रखे हैं, इंडियन पिनल कोड के जो यूज किया सकते हैं, सेक्शन आईटी का जो बेसिकली यूज किया सकता है, और अभी एथिक्स कोड है, ऑनलाइन अगर कोई हरकतें करता है तो यहां से आप लोगों के लिए कल को क्वेश्चन बन जाए तो याद आप लोग रख सकते हैं। तो ये फिर से मैं पोस्ट कर दूंगा, यहां पर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। दिल्ली के अंदर में जो दारू शराब जो पी जाती है उसके बारे में बात की जा रही है, उसकी सेल के ऊपर बेसिकली डिस्काउंट दिया जाता था, लोग इसलिए यहां पर दिल्ली से बियर वगैरह खरीदने आते थे, आप लोगों ने देखा होगा, उसको अभी बेसिकली बंद किया जा रहा है, ठीक है। इसी के साथ में यहां पर इंडिया और चाइना के बारे में अगर बात करें तो फिर से बात स्टार्ट करेंगे, क्योंकि चाइना को लग रहा था वो बदतमीजी काटेगा, पर रसिया की हालत देखकर चाइना जो है वो थोड़ा सा सुधर रहा है अभी, ठीक है। ये बातें यहां पर अखिलेश साहब के द्वारा यहां पर आरोप लगा दिया गया है बीजेपी के ऊपर कि वो क्या कर रहे हैं, वो यहां पर ईवीएम को बेसिकली क्या कर रहे हैं कि कभी बोला गया कि कोई वर्कर के द्वारा रोका गया, ईवीएम पाई गई ट्रक के अंदर में, तो कुछ ऐसी बातें निकल कर आ रही हैं, बाकी देखते हैं क्या सही है क्या गलत है। तो ये सारे एक तरीके से पॉलिटिकल आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं, ठीक है, तो इसके बारे में याद रखते हैं। बाकी यहां पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कई सारी बातें बताई जा रही है कि एनडीए के अंदर में रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा, कोर्ट ने डिक्लाइन कर दिया एक पिटीशन कि कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन होना चाहिए क्या एनडीए के अंदर में, तो वो नहीं होना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि फोर्स के अंदर में यहां पर बेसिकली अगर बात करें एनडीए सीरीज के अंदर में तो ये चीजें थोड़ी साइड में रखी जाती है, ठीक है। बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल जो है वो मिलकर काम करेंगे एमवीए के ऊपर, इसको बोलते हैं मोटर व्हीकल एग्रीमेंट, तो ये एक इंपॉर्टेंट है जो कि यहाँ पर बीबीआईएन इसको बोलते हैं, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया और नेपाल के लिए एक मोटर से कनेक्टिविटी की हम लोग बातें कर रहे हैं, तो ये अच्छी रहेगी कल को अगर हम लोग इनको कनेक्ट कर पाते हैं, तो उसके बारे में इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर श्रीलंका इंडिया के साथ में काम करने के लिए तैयार हो गए, यहाँ पर बेसिकली अभी यहाँ पर चाइना की खस्ता हालत चली रही है ज्यादा, मतलब एक तरीके से, तो इंडिया के साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। यहाँ पर यूएसए जो है वो बेसिकली इंपोज कर रहा है जो रसिया के ऊपर, ये मैंने अभी आप लोगों को बताया दिया, ऑयल इंपोर्ट, तो ये एक इंपोर्टेंट टॉपिक आप लोगों का बन जाता है जिसके बारे में याद रखिएगा। और यहां पर बात की जा रही है ऑयल प्राइस के बारे में, तो ऑयल प्राइस जो है वो यहां पर इंक्रीज हो रहे हैं क्योंकि अभी आप लोगों को पता है क्या कंडीशन हो गई है, तो इसके चलते हमारे देश के ऊपर काफी ज्यादा इंपैक्ट पड़ रहा है, ठीक है, तो ये आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पर। इसी के साथ में अब ये आर्टिकल देख लेते हैं गवर्नर के बारे में जो मैंने बताया था, थोड़ा सा रिविजन भी आप लोगों को हो जाएगा और ये पूरा एक टॉपिक आप लोगों का यहाँ पर कवर हो जाएगा, ओके। यहां पर बात की जा रही है गवर्नर के बारे में। गवर्नर जो होता है वो एक इलेक्टेड हेड नहीं, बेसिकली गवर्नर जो होता है वो अपॉइंटेड हेड होता है। और यहां पर बेसिकली जीएस पेपर 2 के अंदर पूरा एक चैप्टर भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा और पॉलिटी के अंदर भी जाकर आप लोग इसको आज रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। और देखिए जैसे आप लोगों के पास में अभी टाइम कम बचा हुआ है तो पॉलिटी का रिवीजन जो है उसको अच्छे से आप लोग स्टार्ट कर दीजिए ताकि कोई भी दिक्कत आप लोगों को देखने को नहीं मिले, ठीक है। तो पॉलिटी का रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए और जो भी करंट अफेयर है उसका भी आप लोग रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए। बहुत सारी मंथली करंट अफेयर की वीडियो भी आप लोग की पढ़ी है, कुछ भी कंफ्यूजन हो तो उसको पूछ लेना, ठीक है। गवर्नर जो है यहाँ पर अगर बात करें तो आर्टिकल 153 से लेकर 167 तक देखने को मिलेंगे। पार्ट जो आप लोगों को यहाँ पर बेसिकली 6 में गवर्नर नजर आते हैं संविधान के अंदर में, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल जो मैटर है उनके साथ में डील करते हैं स्टेट एग्जीक्यूटिव के, ठीक है। अगर बात करें ये यहाँ पर बेसिकली जो अब तक जो JNK हुआ करता था उसमें ये एप्लीकेबल नहीं हुआ करता था, पर लेकिन अभी क्या हो गया है JNK जो है वो यहाँ पर यूनियन टेरिटरी बन गया है, ठीक है। तो अब वहां पर क्या होते हैं, वहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं जिनको आप लोग LG बोलते हैं। तो कौन है प्रेजेंट टाइम पर LG वो आप लोग जरूर बताना, ओके। आगे चलते हैं, यहाँ पर जो स्टेट के एग्जीक्यूटिव होते हैं तो यहाँ पर गवर्नर होते हैं सबसे टॉप पर, फिर चीफ मिनिस्टर होते हैं और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है और एडवोकेट जनरल होते हैं। जैसे आप लोगों से यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, स्टेट गवर्नमेंट में एडवोकेट जनरल रहता है।
तो ये पोस्ट पैरेलल में है, तो कंफ्यूजन आप लोगों को इसको लेकर नहीं होना चाहिए। नॉर्मली सेंटर में आप लोगों को वाइस प्रेसिडेंट देखने को मिलेंगे, पर स्टेट में वाइस गवर्नर जैसी कोई पोस्ट नहीं होती है, ठीक है। और गवर्नर जो है वो चीफ एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं, कि जो भी काम किया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के अंदर वो गवर्नर के नाम पे किया जाएगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट आप लोगों का टॉपिक बन जाता है। अगर नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड के बारे में बात करें तो नॉर्मली ये माना जाता है कि गवर्नर जो है वो यहाँ पर एक तरीके से एजेंट की तरीके से देता है सेंटर का, पर लेकिन ड्यूअल रोल आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे, यानी कि गवर्नर जो है यहाँ पर एग्जीक्यूटिव हेड भी है और एक कनेक्शन भी काम करता है बनाने का सेंटर और स्टेट के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पर ये बातें देखने को मिलेगी। 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1956 में जब किया गया, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बन जाता है कई बार, कि गवर्नर जो है वो एक राज्य के दो गवर्नर, एक मतलब दो राज्य का एक गवर्नर भी आप लोगों को देखने को मिल सकता है। तो ये भी यहाँ पर बेसिकली बात की गई, ठीक है। गवर्नर जो है वो ना तो डायरेक्टली इलेक्टेड होता है, ठीक है, लोगों के द्वारा, और ना ही इनडायरेक्टली, यानी कि ये अपॉइंटमेंट की जाती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 1979 में हालांकि बोला गया कि गवर्नर जो है भाई साहब सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई इंप्लॉय नहीं है, कि आप लोग यहाँ पर चाहो तो यहाँ पर बेसिकली बोलो कि हमारा ये लोग है इस तरीके से काम करेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस होता है, तो उसको इसके हिसाब से काम कर देना चाहिए। और इसी के साथ में यहाँ पर जब बात करते हैं ड्राफ्ट किया गया जब कॉन्स्टिट्यूशन का, तो डायरेक्ट इलेक्शन के बारे में बात की गई थी गवर्नर की, हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने उसको मानने से मना कर दिया। अच्छा, मैं आप लोगों से पूछूं कि गवर्नर के लिए भी यहाँ पर इलेक्शन होने चाहिए देश के अंदर में, तो आप लोग कैसा लगेगा इसके बारे में, आप लोग कैसे सजेस्ट करेंगे? क्योंकि कई जगह हैं जैसे गवर्नर के लिए इलेक्शन होते हैं, उनमें से एक काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर अमेरिका का मॉडल। तो गवर्नर जो है वो डायरेक्टली लोगों के द्वारा इलेक्ट किया जाता है, हमारे देश में नहीं। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने कनाडा का मॉडल फॉलो किया, जहां पर गवर्नर होता है बेसिकली स्टेट के अंदर में, कनाडा में स्टेट को प्रोविंस बोलते हैं। तो यहाँ पर अपॉइंटमेंट किया जाता है, यहाँ पर जैसे कि आप लोग देखते हैं गवर्नर जनरल बेसिकली यहाँ पर जब अंग्रेजों के टाइम पर, ठीक है, तो यहाँ पर ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा वही हुआ यहाँ पर कि अपॉइंटमेंट के बेस पर हम लोगों ने इसको आगे लेकर चले। तो क्वालिफिकेशन क्या होती है यहाँ पर? सिटीजन होना चाहिए, इंडिया का भारतीय नागरिक होना चाहिए, और एज जो है वो 35 साल से या फिर उससे ऊपर होनी चाहिए। ओनली दो बेसिकली यहाँ पर लिखी हुई है क्वालिफिकेशन गवर्नर के बारे में, और दो कन्वेंशन फॉलो करते हैं। कन्वेंशन का मतलब क्या होता है कि हाँ ये चीजें भी मान लेनी चाहिए कि एक तो वो आउटसाइडर किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर ना हो जब उसको अपॉइंट किया जाए, और जो अपॉइंटमेंट है प्रेसिडेंट को यहाँ पर रिक्वायर करना है, यहाँ पर एक तरीके से चीफ मिनिस्टर के साथ में, ठीक है, कंसल्ट करना है, तो इनको वॉयलेट न करे, इस तरीके से यहाँ पर ये चीजें हैं अपॉइंटमेंट की जो की जाती है गवर्नर की। क्योंकि आगे चलकर गवर्नर जो है वो सेंटर और स्टेट के बीच में रिलेशन को मेंटेन रखने का काम करता है। गवर्नर जो है यहाँ पर एक तरीके से वो फेथफुली एग्जीक्यूट करता है अपना ऑफिस, प्रिजर्व करता है, प्रोटेक्ट करता है, डिफेंड करता है कॉन्स्टिट्यूशन को, और अपने आप को सर्विस के लिए यहाँ पर बेसिकली लोगों की एक तरीके से अपने आप को एक बनी के समर्पित करके रखता है। अगर बात करें यहाँ पर तो चीफ जस्टिस ऑफ जो कंसर्न हाई कोर्ट होते हैं वो यहाँ पर इनको यहाँ पर बेसिकली ओथ दिलाते हैं गवर्नर को। ये ऐसे क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं आप लोगों से। और जो सीनियर मोस्ट जज होते हैं हाई कोर्ट के, या फिर वो अगर यहाँ पर चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के प्रेजेंट न हो तो 5 साल के लिए अपॉइंट किया जाता है। नॉर्मली बोला तो जाता है कि प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि प्रेसिडेंट जब तक चाहे गवर्नर रह सकता है, ठीक है, पर लेकिन यहाँ पर नॉर्मली देखा जाता है कि गवर्नर का नाम जो है प्रेसिडेंट के नाम पे है, पर लेकिन रियलिटी में सेंट्रल गवर्नमेंट काम करती है, ठीक है। यहां पर बात करें तो रेजिग्नेशन किसको देते हैं, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन देते हैं। सुप्रीम कोर्ट जो है यहाँ पर वो बोलता है कि प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट का मतलब जो है वो नॉट जस्टिफाइबल, ऐसा नहीं कि प्रेसिडेंट अपने हिसाब से काम करेंगे, क्योंकि गवर्नर जो है वो भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, तो उस तरीके से हम लोग को लेकर चलना चाहिए। तो इसके ऊपर भी कई सारी कंट्रोवर्सीज बनती है, तो आप लोग उनको इग्नोर कर सकते हैं। आगे अगर बात की जाए यहाँ पर तो एक बिल के बारे में क्वेश्चन कई बार बनते हैं, इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है, खासकर अगर यूपीएससी की आप लोग तैयारी कर रहे हैं। स्टेट पीसीएस में या फिर आगे जो दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको तो यहाँ से ही पूछ लिया जाएगा कोई भी क्वेश्चन, पर लेकिन यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चन बड़ी फ्रीक्वेंटली बनते हैं। गवर्नर को क्या पावर है जब इसके पास में कोई बिल जाता है? एक तो सबसे बड़ी पावर तो ये कि वो चाहे तो उसको एसेंट दे दे, यानी कि ठीक है बिल आ गया, पास करा दिया, साइन कर दिए, ठीक है। दूसरा है उसको विदहोल्ड कर ले सेंस के लिए, अपने पास में उसको रोक के लगे। तीसरा है उसको रिटर्न कर दे यहाँ पर बेसिकली असेंबली के पास में, पर लेकिन असेंबली के पास में अगर रिटर्न कर दिया, मनी बिल को तो नहीं कर सकता है, मनी बिल एक अलग फंडा हो जाता है, पर लेकिन असेंबली के पास में अगर रिटर्न कर दिया तो फिर असेंबली क्या करेगी, उसको फिर से अगर उसको काम करने के बाद में उसको रिटर्न कर दिया तो यहाँ पर फिर उसको उसके ऊपर साइन करने पड़ेंगे, ठीक है, गवर्नर को एसेंट देना पड़ेगा, फिर वो रोक नहीं सकता। रिजर्व कर ले बिल फॉर प्रेसिडेंट के लिए, तो प्रेसिडेंट को देने के लिए भी यहाँ पर रिजर्व कर सकता है। वो कौन सा बिल होगा? अगर कोई संविधान के अपोजिट में हो, यानी कि संविधान के हिसाब से कोई बिल ना हो, ठीक है, अपोज करे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को, ठीक है, ये कंट्री के इंटरेस्ट में ना हो, ठीक है, इसी के साथ में जो डील करता है डायरेक्टली आर्टिकल 31A के तहत कॉन्स्टिट्यूशन की, जो कि यहाँ पर राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो उससे रिलेटेड अगर कोई यहाँ पर और लगता है कि यहाँ पर जो एक प्रेसिडेंट के पास में जाना चाहिए, तो ये पावर होती है गवर्नर के पास में। पर लेकिन इस पावर का कई बार माना जाता है कि गलत इस्तेमाल किया जाता है, किसी भी बिल को यहाँ पर बेसिकली रोक लिया जाता है, जिसके चलते कई बार स्टेट गवर्नमेंट जो है वो गुस्से में आप लोगों को नजर आती है। तो ये मुद्दा आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो इंपॉर्टेंट है, कोई कंफ्यूजन आप लोगों को यहाँ पर इससे रिलेटेड नहीं होना चाहिए। तो करंट के साथ साथ में एक स्टैटिक चैप्टर भी आप लोगों का कवर यहाँ पर हो चुका है। थोड़ा सा जाकर पॉलिटिकल आप लोग लक्ष्मीकांत को उठाकर देखना, आप लोगों को एक चैप्टर पूरा कंप्लीट मिलेगा, ठीक है।
तो ये कई दिनों से आ रहा था आप लोगों के माइंड में, अब इसको लेकर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सुडोकू है जो कि आप लोगों को अटेम्प्ट करना है, इसको आप लोग अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए। इसको डिटेल में मैं आप लोगों को बेसिकली यहाँ पर प्रोवाइड करा देता हूँ डेली टेलीग्राम पर भी, वहां पर भी जाकर आप लोग इसको देख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन के आंसर काफी अच्छे से दिए गए यहाँ पर तुषार के द्वारा, तो ये सेल्वी कमांडो है यहाँ पर। अरे हाँ, एक बच्चे के द्वारा बोला गया सर ये ज्वाइन का बटन क्या है यहाँ पर। यार ये ज्वाइन का बटन है यहाँ पर, ये बेसिकली यूट्यूब की साइड से आप लोगों को देखने को मिलता है, क्योंकि यूट्यूब नए नए जो नहीं एक्सपेरिमेंट करता रहता है। जैसे अभी रिसेंटली उसके द्वारा शॉर्ट्स स्टार्ट कर दिए गए, तो जैसे ही शॉर्ट स्टार्ट किए गए तो यूट्यूबर को जो पैसे देता था वो पैसे उसने घटा दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करता है कि सोचता है कि ऑल्टरनेटिव बेसिकली यूट्यूबर को पैसे मिल जाए, तो ऑल्टरनेटिव तरीका ये देता है कि कोई चाहे उसको लगता है कि यहाँ पर ज्वाइन करना है तो कंट्रीब्यूशन वहां पर दे सकता है, वो वाली चीज उसके द्वारा लॉन्च की गई। तो उसके बारे में आप लोग टेंशन मत लो। एक बच्चा कह रहा है कि इसको ज्वाइन करने से कुछ मिलेगा क्या? कुछ नहीं मिलेगा, सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट है। टेलीग्राम पर और यूट्यूब पर जो भी चीजें आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ सारी की सारी फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसमें ज्वाइन बटन में ऐसा नहीं कि ज्वाइन बटन आप लोग ज्वाइन करेंगे तो आप लोग वहां पर कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा, नहीं, ठीक है, वहां पे कुछ नहीं मिलेगा। ये आप लोग पढ़ाई से रिलेटेड सारी चीजें मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूँ। ये मैं अकेला यहाँ पर जो चीजें हैं सारी कर रहा हूँ, तो इसलिए यहाँ पर सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग उनको एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। और चीजें शेयर भी कर दिया कीजिए, जैसे आप लोग थम्स अप दे सकते हैं अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है, तो इससे एक सपोर्ट मिलता रहता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोग कर दिया कीजिए। बाकी तो आप लोगों को सारी चीजें मिल ही रही है, उसमें कोई कॉस्ट है ही नहीं है। बाकी आप लोग अच्छे से एंजॉय करिए और पढ़ाई करिए। बाकी यहाँ पर बात करें, वोटिंग एज जो है घटाई गई 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्ट राइडर थे यहाँ पर ये। राइट टू प्राइवेसी, राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 300A के अंदर में न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में बातें की थी मैंने आप लोगों से, ठीक है। तो ये आंसर मैंने दे दिया था आप लोगों को। ये सारे क्वेश्चन पैन को बोलते हैं परमानेंट अकाउंट नंबर। जम्मू एंड कश्मीर में मनोज सिन्हा, ये एलजी, ये बातें थी, ठीक है। तो बेसिक चीजें जिसके बारे में आप लोग समझ सकते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार आप लोगों से पूछे जाते हैं, ओके, तो इनमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये आज नए 5 वोकेबलरी के शब्द हैं जो आप लोगों की इंग्लिश को इंप्रूव करेंगे, जो कि आप लोगों को जिनके ऊपर सेंटेंस फॉर्म करने हैं। अलाइन मतलब होता है एक तरीके से, अलाइनिंग मतलब पंक्तियों में लगाना है, प्रॉपर पैटर्न में रखना, ठीक है। या फिर यहाँ पर एक तरीके से ऑर्गेनाइज करना। एम्ब्रेसिंग का मतलब होता है गले लगाना, किसी को गले लगाना, ठीक है। एक तरीके से नहीं, ये बहुत दिनों बाद मिले बिछड़े यार, गले लगा लिया, ओके। यहाँ पर रिपरकशन का मतलब नतीजा, कि ये करोगे तो ये नतीजा मिलेगा। डेली अगर आप लोग इनके ऊपर अगर आप लोग सेंटेंस फॉर्म करोगे तो आप लोगों को नतीजा मिलेगा कि आप लोग की इंग्लिश इंप्रूव होती नजर आएगी। अवर्टिंग का मतलब है टालना, किसी चीज को टाल देना, ठीक है। इनकांग्रेस का मतलब होता है यहाँ पर, इनकांग्रेस इसका होता है बेमेल, इनके बिना मेल के, नहीं कहता कि ये कैसे लोगों की शादी होगी, इनका तो कोई मेल ही नहीं बैठता है। तो इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं। तो सेंटेंस जरूर फॉर्म कीजिएगा इनके ऊपर, ओके। ये भी मैं आप लोगों को टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा। तो पीडीएफ जाकर डाउनलोड करना, फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को मिल जाती है। टेलीग्राम से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी मेरे साथ यहाँ पर भी आप लोग कनेक्ट हो सकते हैं। और आसपास सफाई रखिए, पानी और पेड़ पौधों से कीजिए, पॉलिथीन और प्लास्टिक का बिल्कुल यूज नहीं करना है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूँ, तब तक अपना ध्यान रखिए। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।